नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में हम लोग महत्वपूर्ण रूप से जो दो प्रमुख टॉपिक है, जो दिल्ली सल्तनत एवं जो मुगल काल है, उसको पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? कि देखिए, हम लोग जो पढ़ने का शेड्यूल है, जो मेन टॉपिक हो रहा है उसको हम पहले देख ले रहे हैं। ठीक है ना? बाकी जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग अभी थोड़ा देर, ये जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में अभी हम लोग नहीं, दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत का जो काल रहा है ना, वो कहाँ रहा है? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ये इसको आपको याद रखना है, लगभग 300 सालों तक चला है। ठीक है ना? 320 ईयर्स कह सकते हैं। ठीक है ना? ये इतनी सालों तक उन्होंने शासन किया। दिल्ली सल्तनत क्यों को कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी जो राजधानी है ना, वो जो, हाँ, मैक्सिमम जो अपनी राजधानी का जो सेंटर रखा वो दिल्ली दिल्ली ही रखा, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा गया। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि 5 वंश ने लगभग शासन किया है। देखिए, तो पहला जो है प्रारंभिक तुर्किया, इसको गुलाम वंश कहते हैं। ठीक है ना? ये कब से कब तक थे? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से कितना? 1290 ईस्वी तक। टोटल इसमें कितना शासक हुए? 11 शासक हुए। ये याद रखिएगा, 11 शासक हुए। ये इल्बारी वंश के लोग बोले जाते हैं। देखिए, इसमें कुछ जो प्रमुख है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलवन। ठीक है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलवन। फिर अगला आते हैं, तो जो इनके बाद जो आता है गुलाम वंश के बाद, ये 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर उसके बाद खिलजी वंश यहाँ आता है दिल्ली पर, और 1209 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, 1290 से कितना? 1320। ये आपको याद भी रखना। ठीक है, और ये इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हुए, जलालुद्दीन, ठीक है, फिर अलाउद्दीन, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ये आपको याद है। फिर अगला आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो होता है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करते हैं। और कौन इसमें हुआ पहले? तो गयासुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये। तो फिर से यहाँ फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, यहाँ गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, आपको याद रखना है। कब तक इनका शासन चला? 1320 से 1320 से 1414 तक। ठीक है ना? फिर आगे आता है सैयद वंश। ये 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। 1414 से लेकर कितना? 1451 तक चलता है। और यहाँ खिजर खां एक इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना? इसको याद रखें। लोधी वंश में आते हैं, ये अफगान थे। ठीक है, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1451 से लेकर कितने? 1526 ईस्वी तक। यहाँ जो महत्वपूर्ण शासन में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये लास्ट शासक था जो दिल्ली सल्तनत काल में ये बैठा था, इब्राहिम लोधी। इसको हटाकर ही, इसको हराकर ही बाबर यहाँ पर ये आ जाते हैं। ठीक है, मुगल वंश का स्टेब्लिश करते हैं। तो ये था, आपको याद रखना। पहला कौन था? गुलाम वंश, ठीक है ना, 1214 से 1290। दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320। तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414। चौथा सैयद वंश 1414 से 1451। फिर लोधी वंश 1451 से 1526। ये क्या है? कुछ यहाँ जो डायनेस्टी है वहाँ यहाँ आपको याद रखना है। कुछ आपको अगर शासक का नाम याद आ जाए तो ये रखना है, लेकिन संस्थापक का तो आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो खास एक एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता क्या है कि किसका शासनकाल ना, शासनकाल के बारे में आरोही या अवरोही क्रम से जाने के दे देते हैं। ठीक है ना? तो आपको याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ इसका किसका दिख रहा है शासनकाल, तो आपको लग रहा होगा ये तुगलक वंश का सबसे ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसको याद रखना, सबसे ज्यादा बड़ा किसका शासनकाल रहा है? तुगलक वंश का। सबसे कम किनका रहा है? तो खिलजी वंश। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। ये ऐसा पूछ लेता है, आरोही अवरोही क्रम में सजाने में भी पूछ लेता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनका हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे क्या, तो इनका जो सल्तनत काल में इनकी जो राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, सोसाइटी और जो कल्चर है, कला है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे जो सल्तनत काल में। तो चलिए हम लोग देखिए, यहाँ देखते हैं सल्तनत काल के जो है दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश है उनके बारे में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से कितना पढ़ते हैं? 1210 ईस्वी तक इसका शासन। 1206 से 1210। नए राज्य का संस्थापक, लाहौर को राजधानी बनाया। ठीक है, नए राज्य का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना? ये जो नया अपना ये बनाया, ये किसको राजधानी बनाता है? लाहौर को। इसको याद है। लोगों को काफी दान देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा गया। दान देने के कारण इसको क्या कहा? लाख बख्श। सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की, सुल्तान का पदवी कभी इन्होंने ग्रहण नहीं। खुद को गोरी का सिपह सलार सेवक मानता था, खुद को गोरी का क्या मानता था? सेवक मानता था। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, जो हॉर्स पोलो होता है, उसको खेलते हुए लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना? इसको याद रखना। इनकी राजधानी कहाँ थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? लाहौर में है। ठीक है ना? और चूंकि ज्यादा दान देते थे तो इनको लाख बख्श कहा जाता था। और इन्होंने कभी सुल्तान का पद नहीं धारण किया, और 1210 में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। अगला जो शासक इनमें आते हैं, ये इल्तुतमिश। ठीक है ना? इल्तुतमिश जो होता है, इनका शासनकाल 1210 से 1226 ईस्वी तक होता है। 1210 से 1226। वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? तो कार्यों के कारण, कुछ कार्य किए इसका वजह से, एकता व्यवस्था का प्रचलन किया। ठीक है ना?
किस व्यवस्था का? इक्ताई व्यवस्था का, याद रखिएगा, इक्ताई व्यवस्था का प्रचलन किया। दूसरा राजधानी परिवर्तन, वो लाहौर से कहाँ लाए? दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर राजधानी थी, ये कहाँ लाए? दिल्ली। तुर्क के चालीसा का गठन, तुर्क के चालीसा का गठन किया, 40 अधिकारियों का समूह होता था, ठीक है ना। तुर्क के चालीसा का, जिसमें 40 अधिकारी होते थे। और सिक्का चलाया, चांदी तांबा, ठीक है ना। चांदी का जो सिक्का होता था उसको टांगा कहते थे, और तांबा का जो सिक्का होता था उसको जीतल कहते थे, ठीक है। ये याद रखिए, इन्होंने 2 सिक्के चलाए, चांदी और तांबे का। तांबा का जो, चांदी का जो सिक्का होता था उसको टांका, और तांबा का जो होता था उसको जीतल कहते थे। और इनमें जो होता है रेशियो 1:48 का मतलब ये है, ठीक है ना। एक टांका बराबर 48 तांबा, ऐसे। अरबी मानक पर चलता था, किस मानक पर? इसको याद रखिए, अरबी मानक पर। इन्होंने सिक्का जो बनाया अरबी मानक पर चलाया, देखिए। तो इनको वास्तविक संस्थापन की भी हुआ जाता है कि इक्ता व्यवस्था का उन्होंने प्रचलन किया। राजधानी उन्होंने लाहौर से कहा, दिल्ली लाया। तुर्क चालीसा का गठन किया, सिक्का भी चलाया, ठीक है ना। ये कौन सा सिक्का चलाया? चांदी का जो सिक्का चलाया उसको टांगा कहा जाता था, और तांबे का जो कहा, जीता, ठीक है ना। आगे इन्होंने क्या किया? तो बेहतर कूटनीति द्वारा चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की। जो चंगेज खां मंगोल था उसके आक्रमण से रक्षा के लिए क्या उन्होंने की? दिल्ली की रक्षा की। इक्ता, जो इक्ता व्यवस्था है वो भूमि का टुकड़ा, इक्ता मतलब भूमि होता है, और इक्ता व्यवस्था प्रांतीय व्यवस्था जैसा था, जैसे कि अपने राज्य को कई टुकड़ों में बांट रखा था, ठीक है ना। और उसको ये मतलब कि कुछ जो कृषि चाहे और चीज़ों को जो होता है ना, राजनीति, उसको कंट्रोल करने के लिए उनको ये देखते थे, ठीक है ना। ये ऐसा था उसमें। आगे देखते हैं, ठीक है। सुल्तान होता था उसमें प्रांतीय व्यवस्था में, और उसमें इक्तादार और प्रांतपति उसको कहा जाता है। इसमें इक्तादार का क्या, पहले उसको प्रांतपति कहा जाता था। सेना खर्च, खुद का खर्च, ये सब वो सब देखते थे। इक्तादार का कार्य क्या था? राजस्व वसूली, सेना रखना, शांति व्यवस्था देखना, ठीक है ना। व्यापार को प्रोत्साहन देना, ठीक है, ये था, उसको याद रखिए। इक्तादार का जो कार्य था राजस्व की वसूली करना, सेना रखना और शांति को बनाए रखना, व्यापार को प्रोत्साहन करना। और ये अनुवांशिक नहीं था, याद रखिए, अनुवांशिक नहीं था, हस्तांतरणीय था, ठीक है ना। अनुवांशिक नहीं था, हस्तांतरणीय था, ये उसको याद है। आगे है रजिया। रजिया जो है 1224 से क्या करती है? 1240 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। रजिया का शासनकाल क्या है? 1236 से 1240 ईस्वी। मध्यकालीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासिका थी, ये जो थी मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, जिसका चुनाव जनता ने किया था, ठीक है। जिसका चुनाव किसने किया था? जनता ने। शासिका बनने के बाद उसने पर्दा का परित्याग कर दिया। उसने मुस्लिम धर्म में पर्दा व्यवस्था का ये रहता है, तो उसने उसका त्याग कर दिया। आगे बठिंडा के सरदार अल्तुनिया से विवाह किया। बठिंडा के जो सरदार थे उनको अल्तुनिया से उन्होंने विवाह किया, लेकिन दोनों की हत्या कर दी, ठीक है। बठिंडा के सरदार की किया, किससे किया? अल्तुनिया से किया, और उन्होंने दोनों से क्या कर दी? हत्या कर दी। मृत्यु पर मिनहाज सिराज कहता है कि वो सभी गुणों से संपन्न थी, एकमात्र दोस्त था वो स्त्री थी, ठीक है ना। मिनहाज जो सिराज है, उन्होंने एक राइटर है जो कहते हैं कि वो सभी गुणों से संपन्न थी, लेकिन वो क्या थे? लेकिन वो स्त्री थी, इसलिए उसको हत्या कर दी गई, ठीक है ना। वो पूरे मुस्लिम जगत में वो पहली महिला शासक थी जिन्होंने ये सुल्तान बना था, ठीक है ना। और वो भटिंडा के सुल्तान दुनिया से शादी किया था, यही याद रखना, ठीक है ना। और वो उसका चुनाव उन लोगों ने, उनकी जनता ने वहाँ उनका चुनाव किया था, ठीक है ना। इसको शासनकाल क्या है? 1236 से 1240। आगे हम लोग देखते हैं बलवन के बारे में, ठीक है। बलवन जो है उनका शासनकाल है 1266 से 86, ठीक है ना। 1266 से क्या है? 86। ये अति महत्वाकांक्षी शासक है, ठीक है ना। बड़ी महत्वाकांक्षी शासक, इनका जो शासनकाल है महत्वपूर्ण है। बलवन ने तुर्क चालीसा पूर्व में यह संगठन का सदस्य था, ठीक है, को समाप्त किया। इस तुर्क के जो 40 संगठन था ना, वो 40 लोग उसको चलाते थे, उसको क्या कर दिया इन्होंने? समाप्त कर दिया। और फिर आगे विरोधियों को खून बहाने की नीति अपनाई, जिसे रक्त अमलों की नीति अपनी। और विरोधियों को खून बहाने की, जो मतलब उनकी हत्या ऐसी करने की नीति अपनाई, जिससे क्या हुआ? जिसे रक्त अमलों की नीति कहते हैं, ठीक है ना। ये इसको याद रखिए, इन्होंने तुर्क के 40 को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। आगे देखिए इनके बारे में। वो दिल्ली का प्रथम सरदार था जिसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। उसने क्या? राजत्व के सिद्धांत को अपनाया, और दिल्ली का पहला शासक था, ठीक है। सत्ता को पकड़ रखने के लिए सैन्य विभाग, दीवाने, आरिज एवं गुप्तचर तंत्र की स्थापना की। उन्होंने एक सैन्य विभाग की स्थापना की और गुप्तचर तंत्र की भी स्थापना की, ठीक है। कि राजपाट पकड़ बने। आगे जो है दरबार पर नियंत्रण के लिए सिजदा, ठीक है। दरबार पर नियंत्रण के लिए सिजदा, झुककर सलाम करना, एवं पायबोस, ठीक है ना, पायबोस पाँव छूना की प्रथा लागू की। इन्होंने याद रखिएगा, सिजदा और पायबोस याद रखेंगे। सिजदा और पायबोस को प्रथा को लागू की। इसने दरबार में ईरानी त्योहार नवरोज, जो इसमें अग्नि तथा सूर्य की पूजा की जाती थी, वर्तमान में पारसियों का त्योहार है, का प्रारंभ किया, ठीक है ना। इन्होंने नवरोज को भी प्रारंभ किया, जो ईरानियों का जो त्योहार था, ठीक है ना। ये तो इसको याद रखना है। इन्होंने सिजदा एवं जो पाबोस प्रथा था उसको लागू की, ठीक है ना। और जो ईरानियों का नवरोज त्योहार था, उन्होंने यहाँ इसको मनाए मतलब प्रारंभ किया मनाना, ठीक है। ये
बलवान खुद गुलाम था, वो जो ना खुद गुलाम था, लेकिन उसने खुद का संबंध ईरान से के अफसर रासिया वंश से बताया, ठीक है, जो शाही वंश से जोड़ने की कोशिश की। वो गुलाम थे, लेकिन जो इन्होंने अपना संबंध है ना, मतलब कि अपने को वो जो ईरान के जो वंश था उससे जोड़ते हैं, ठीक है ना, अफसारिसियाब, ठीक है ना, अफसारिसियाब वंश से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये इसको याद रखिए, कौन से वंश से, अफसारिसियाब वंश से, ठीक है, जो वहाँ का शाही शासन था, ये याद रखिए कौन से वंश से, ये पूछ सकता है। उसने मंगोलों का के आक्रमण से सुरक्षा के लिए पश्चिमोत्तर क्षेत्र में दीपालपुर, समाना आदि स्थानों पर किले बनाए और सैन्य टुकड़ियां स्थापित की। कौन सी जगह पर, दीपालपुर और समाना, कुछ जगह है और भी जगह है, वहां पर उन्होंने सैन्य टुकड़ियां स्थापित। अपने समस्त काल में बलवान ने विस्तार से अधिक अपनी मजबूती पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने समस्त काल में क्या दिया, विस्तार से अधिक किसने, अपनी मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है ना, ये था। ये हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में देखा अभी, जो जो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक वो बलवान, ठीक है। तो बलवान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्होंने रखते हम लोक की नीति अपनाई और जो तुर्क चालीसा था उनको समाप्त किया, ठीक है ना। और दिल्ली का प्रथम सुल्तान, मतलब प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया, ठीक है ना। और सैन्य विभाग उन्होंने मतलब कि सत्ता पकड़ के लिए सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसको दीवान आरिज कहा जाता है, और गुप्तचर तंत्र की स्थापना की। और दरबार के नियंत्रण के लिए उन्होंने सिजदा एवं पागोस की जो प्रथा है उसको लागू किया। और नौरोज त्यौहार यहाँ मनाना के जो ईरानी त्यौहार थे, ठीक है। और उन्होंने अपना जो संबंध बताते हैं वो ईरान वंश के, जो ईरान के अफसारी या वंश जो है उनसे अपने को जोड़ते हैं, ठीक है ना, जो वहाँ का शाही वंश था, ठीक है ना। और इन्होंने मंगोलों से पश्चिमोत्तर पर जो है ना इलाके में उसकी सुरक्षा के लिए सैन्य टुकड़ियां बनाई थी, ठीक है ना, किले बनवाए थे वहाँ। और बलवान के विस्तार अपनी मजबूती पर, हम अपना जो है ना विस्तार की अपेक्षा अपनी मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिए, ठीक है। ये देखिए कौन महत्वपूर्ण शासक हुए गुलाम वंश में, आपको याद रखिएगा। देखिए जो पहला हमारे शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, 1204 से 1210 तक इनका शासनकाल रहता है। और इनको लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है ना, काफी दान दे देते हैं। और इन्होंने कभी सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया था। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हैं की मृत्यु हुई थी। दूसरा आते हैं इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 ईस्वी तक रहते हैं। वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि इनके कार्यों के अनुसार, ठीक है ना, इकता व्यवस्था का प्रचलन किया। राजधानी उन्होंने लाहौर से दिल्ली लाया, ठीक है ना, और सिक्के चलाए। तुर्क चालीसा का गठन किया। बेहतर कूटनीति, जो आक्रमण मतलब मंगोलों के आक्रमण से इन्होंने ये किया। और इकतदार व्यवस्था कैसा था, जैसे कि वो जो प्रांतीय व्यवस्था था ना वैसा था। उनको राजस्व वसूली करते थे, सेना रखना पड़ता था, शांति व्यवस्था देखना पड़ता था, व्यापार को प्रोत्साहन ऐसा करना पड़ता था, ठीक है। और रजिया जो थी ना, वहाँ की मुस्लिम शासिका थी, पहली मुस्लिम शासिका बनी, ठीक है। और लोगों ने उनको चुना था। और दुनिया के जो थे ना भटिंडा के सरदार थे, और दुनिया से उन्होंने विवाह किया, फिर इनकी दोनों की हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। और मृत्यु पर उनकी जो है मिनहास सिराज कहते हैं कि वो सभी गुणों में संपन्न थी, लेकिन वो दोस्त था कि वो एक ही स्त्री थी, ऐसा कथन वो कहते हैं, ठीक है। बलवान जो बनता है 1266 से 86 ईस्वी तक, और वो सबसे महत्वपूर्ण शासक इसमें माना जाता है, ठीक है ना, वो पूरे गुलाम वंश में, ठीक है ना। तो उसने बलवान के तुर्क के चालीसा का सूर समाप्त कर दिया जो चला आ रहा था। और विरोधियों को कुल रखते हम लोक की नीति अपनाई और राजत्व के सिद्धांत को अपनाए और दीवाने आरिज और गुप्तचर तंत्र की स्थापना की। उन्होंने बहुत सारे, और अपने आप को ईरान के जो शाही शासक था उससे जोड़े। अब आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश है ना 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। कब से चलता है, 1290 से 1320 ईस्वी तक, ये इसको याद रखिए, खिलजी, ठीक है ना। यहाँ जो आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक यहाँ क्या बनते हैं, शासक बनते। पूर्व में ये गवर्नर था, खिलजी वंश का संस्थापक यही बना, ठीक है। पहले ये गवर्नर था, फिर ये संस्थापक बना, इसको याद रखना है। कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसका जो शासनकाल है 1290 से 1296 ईस्वी तक, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी है जो 1296 से 1316 ईस्वी तक दूसरा जो शासक यहाँ पर 1296 से 1316 ईस्वी तक, ये दूसरा जो है ना काफी महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है ना। विद्रोहियों को फैक्टर की पहचान एवं निंदा के उपाय, उन्होंने देखिए कई सारे चीजों उन्होंने मतलब अपने में ये किया, सुधार की। देखिए कि उन्होंने विद्रोह के जो फैक्टर थे ना उसकी पहचान करते थे और निंदा के ऊपर, ठीक है। और अपनी निंदा से वो बचने की कोशिश करते। क्या कैसे, उन्होंने बहुत सारे, आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नए बाजार नीति लागू की। और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने दाग व्यवस्था को स्थापित, ठीक है। सैन्य अभियान के बारे में इनको देखते हैं। उत्तर भारत में उन्होंने प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई और दक्षिण भारत में उन्होंने अप्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, ठीक है ना। दो सैन्य अभियान में क्या, उत्तर भारत में उन्होंने किस चीज का, प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, और दक्षिण भारत में उन्होंने अप्रत्यक्ष विस्तार की नीति। और उत्तर भारत में उन्होंने सैनिक सुधार किए, बाजार सुधार किए, अन्य आर्थिक सुधार, ठीक है ना। अनपढ़ होने के बावजूद प्रगतिशील सोच रखने वाला था, ठीक है ना। क्या क्या सुधार किया उन्होंने, बाजार सुधार किया, अन्य आर्थिक सुधार, ठीक है ना। अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने प्रगतिशील सोच रखी, ठीक है, इसको याद रखिए। उत्तर भारत में उन्होंने प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई और दक्षिण प्रत्यक्ष, ठीक है ना, इसको याद रखना है आपको।
ठीक। मध्यकालीन भारत के जो अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना, मार्केट रिफॉर्म जो उनके बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, वो अपने अधीन दीवान ए रिसालत का गठन किया। दीवान ए रिसालत, ठीक है ना, इसको याद रखिए। तीन प्रकार के बाजारों को संगठित किया, ठीक है ना। दीवान ए रिसालत क्या है, जो अधिकारी होते थे, ठीक है ना, वो होते थे और जो बाजारों पर क्या करते थे, नियंत्रण करते थे, ठीक है ना। तो दीवान ए रिसालत, इसको याद रखिए। और बाजारों को संगठित करने के लिए उन्होंने 3 चीज़ याद रखी। अनाजों को मंडी, ठीक है ना, 3 तरह के प्रकार, कपड़ों का बाजार और दास दासी घोड़ा मवेशी का ये बाजार, 3 बाजार देखने को मिला। अनाजों की मंडी जहाँ गेहूँ चावल तिलहन जैसे ये चीज़ें देखने को मिलती। कपड़ों का बाजार, ठीक है ना, जहाँ सूती रेशमी और ऊनी, ठीक है ना, उसको सराय अदल, ठीक है, ऐसी चीज़ों को देखने को मिला। फिर तीसरा जो बाजार था दास दासी घोड़ा मवेशी, ठीक है। और आगे सहना की निगरानी के लिए गुप्तचर, इसको याद रख। ये जो लास्ट जो था ना सहना, ये सहना जो थे जहाँ ये बाजार था, जो घोड़ा मवेशी ये सब, सहना की निगरानी के लिए गुप्तचर को नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना। इसके लिए क्या नियुक्त किए गए थे, गुप्तचर। इसमें 2 तरह के गुप्तचर थे, एक वरीद एक मुनिहान, एक वरीद और एक मुनिहान, ठीक है ना, याद रखिएगा। 2 तरह के गुप्तचर थे, एक वरीद और मुनिहान। ये कपड़ों का बाजार, अनाजों की मंडी और दास दासी ये घोड़ा, 3 तरह के इन्होंने बाजार थे, ठीक है ना, उनको सहना कहा जाता था। और सहना की निगरानी के लिए वरीद या मुनिहान 2 याद रखिए इसको, वरीद या मुनिहान 2 क्या करते थे, गुप्तचर नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना। ये प्रत्येक का रेट जो क्या होता था ना, फिक्स होता था, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं कम बेसी। आगे आते हैं, देखिए। अलाउद्दीन खिलजी एक विजेता, साम्राज्य निर्माता और दूरदर्शी राजनीतिक तथा मध्यकालीन भारत के प्रथम अर्थशास्त्री के तौर पर जाना जाता है, ठीक है ना। ये एक दूरदर्शी सोच वाला व्यक्ति था, ठीक है ना। और इसको ये बड़ा ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो क्या था, वो अर्थशास्त्री के तौर पर मतलब कि अच्छे नीतियों को लाता था, बाजार व्यवस्था, ठीक है ना, ऐसी सारी नीति लाए जिससे को इसको एक अर्थशास्त्री के रूप में भी देखा गया, ठीक है ना। पहला था विद्रोहियों की पहचान एवं दमन के ऊपर। अलाउद्दीन ने राज्य के खिलाफ होने वाले विद्रोह के कारण ढूंढे तथा उनके निदान के लिए अनेक उपाय किए। उन्होंने जो उनके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे ना, उनको पहले क्या किया, उन्होंने पॉइंट आउट किया किसके खिलाफ, और उसको निदान के लिए क्या किया, उपाय किए। उन्होंने मद्यपान पर निषेध जो था ना, उनको क्या कर दिया, अपने में बैन कर दिया, अपने राज्य में, जो बनाना और पीना दोनों, ठीक है ना, मद्यपान जो शराब था। दूसरी चीज़, अमीरों के बीच जो क्या है, अमीरों के बीच होने वाली समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। जो अमीरों के बीच जो होने वाली समारोह एवं वैवाहिक संबंध है ना, उनके बीच जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस खर्च करते थे उन पर भी प्रतिबंध लगाया। आगे गुप्तचर व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया और गुप्तचरों के नियंत्रण के औजार के रूप में प्रयोग किया, ठीक है। और गुप्तचरों को नियंत्रण के औजार के रूप में प्रयोग किया। देखिए यहाँ उन्होंने गुप्तचर पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसको किस लिए किया कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल हो, ये किया, ठीक है ना। पहले मद्यपान पर निषेध करना, अमीरों के बीच होने वाले समारोह और वैवाहिक संबंध को प्रतिबंध क्या किया उन्होंने, कम किया, ठीक है ना, प्रतिबंध लगाया, ठीक है ना। गुप्तचर व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया ये। अब आते हैं अलाउद्दीन के सैन्य अभियान। अलाउद्दीन विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है ना। अलाउद्दीन की जो है क्या है, विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन उसमें उसके काजी मुगुसुद्दीन ने उसे माना किया। लेकिन उसके जो काजी थे मुगुसुद्दीन, वो उसको माना किया, लेकिन उसने भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक विस्तार नीति अपनाई, इससे कई सारे विजय अभियान किए। वो ना विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन जो उनके जो काजी थे मुगुसुद्दीन, उसे ऐसा करने से माना किया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय महाद्वीप में एक बड़े क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया, ठीक है ना। अब आते हैं, पहले देखते हैं कि जो अभियान था उत्तर भारत का अभियान, रणथंभौर, चित्तौड़, गुजरात, मालवा पर आक्रमण कर उन्हें पूर्णतः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अतः उत्तर भारत में उसने प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, ठीक है ना, अभियानों का क्रम, ठीक है ना। ये पहले देखिए उन्होंने उत्तर भारत में कौन कौन से, रणथंभौर, फिर चित्तौड़, ठीक है, और उसके बाद गुजरात, उसके बाद क्या, मालवा। याद रखें, रणथंभौर, चित्तौड़, गुजरात और मालवा, ये क्रम अपना याद है। रणथंभौर, चित्तौड़ और गुजरात और मालवा पर क्या किया उन्होंने, आक्रमण करके उसको अपने पर कब्जा कर लिया। आगे दक्षिण भारत का अभियान, देखिए दक्षिण भारत में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई। मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान संपन्न हुआ। किनके नेतृत्व में, मलिक कफूर, इसको याद रखें। उसने दक्षिण भारत के संसाधनों को प्राप्ति पर बल दिया, ठीक है। जो दक्षिण भारत के जो संसाधन था उन्होंने प्राप्ति पर बल दिया, ठीक है ना। वो सीधे सत्ता का विस्तार नहीं किया, उन्हें जीतकर अधीनता में लाकर उन्हें सत्ता प्रदान कर दी। उन्हें जीतकर फिर उन्हीं को दे दिया गया और वो बोला गया कि तुम मेरे अधीन हो, ठीक है ना। वैसा ही जैसे कि किसी क्षेत्र को जीतकर उसके अपोजिट को, वो तो क्षेत्र मेरा हो गया लेकिन हम तुम्ही को नियुक्त करना चाहते हैं, ठीक है। वो नियुक्त कर दिया वहाँ का वहाँ शासक, लेकिन वो क्या करेगा, चूंकि इससे हार गया है तो सारी इनकी नीतियों को मानेगा और वहाँ के जो संसाधन ये जैसे कहेंगे उनको, ये तो वहाँ के संसाधन का पर इनका जो है नियंत्रण हो गया, ठीक है। ये दक्षिण भारत में। आगे जो है अलाउद्दीन के सैन्य सुधार के बारे में देखते हैं। तो अलाउद्दीन ने सेना में दाग, घोड़े के दागना तथा चेहरा,
सैनिकों को हुलिया रजिस्टर में लिखना, ठीक है ना। सैनिकों को जो हुलिया है उनको रजिस्टर में लिखना प्रथा लागू किया। सेना में किसको? दाग, घोड़े को दागना तथा चेहरा प्रथा को क्या क्या लागू किया? सैनिकों को भूमि के बदले नकद वेतन दिया जाता था। उसको भूमि देने के बदले क्या दिया जाता? नगद पैसा दिया जाता था। इसको याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में क्या किया? दो सुधार की, एक तो दागने की प्रथा लाया और आगे क्या लाया? चेहरा प्रथा लाया, ठीक है ना। और यहाँ एक चीज है कि यहाँ भूमि की जगह क्या दिया जाता था? उनको नगद पैसा दिया जाता था, कैश में, ठीक है ना। तो ये भी एक ध्यान देखने को मिलता है। अगला आता है अलाउद्दीन की बाजार नीति। अलाउद्दीन की जो बाजार नीति, बाजार की कार्य प्रणाली, उसने 3 प्रकार के बाजारों को संगठित किया। हर बाजार में प्रत्येक वस्तु के दाम नियत रहते थे, ठीक है ना। बाजार में गुप्तचरों को सहना पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया, ठीक है ना। गुप्तचरों में जो पुलिस अधिकारी जिसको सहना कहा जाता था उसको नियुक्त किया। और दीवान ए रिसालत नामक विभाग इन पर नियंत्रण रख करता था, जो सीधे अलाउद्दीन के नियंत्रण में था। दीवान ए रिसालत, ठीक है ना। कौन? दीवान ए रिसालत नामक विभाग जो है ना, इन पर नियंत्रण करता था। ये आपको याद रखना है। बाजार की नीति, बाजार नियंत्रण की नीति। इस अगला है कम तोलने पर कड़ी सजा, ठीक है। इसने बाजार नीति में क्या क्या लगाया, इसको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। बाजार नीति के लिए उन्होंने एक नया विभाग की स्थापना की थी जिसको दीवान रिसालत कहा जाता था, ठीक है ना। इसको याद रखना है। जो बाजार नियंत्रण की नीति है, पहला उन्होंने क्या की? कम तोलने पर क्या? कड़ी सजा, ठीक है ना, मांस काट लेना, ठीक है ना। अगर कोई कम तौल कर देता है तो उसका मांस काट लेने वाली सजा थी। दूसरा, सहना को चुप पर गंभीर शारीरिक दंड देना, ठीक है ना। और सहना को जो है अगर कोई उससे गलती हो जाती है तो उसको गंभीर शारीरिक दंड देना था, ठीक है ना। ये सभी दुकानों व्यापारियों को रजिस्टर में सूचीबद्ध करना, ठीक है। जितने भी दुकान है व्यापारी उनको एक रजिस्टर में सूचीबद्ध करना था। सप्लाई लाइन व्यवस्था, दोआब में किसानों को खेत में ही अनाज बेचने की फरमान जारी किया गया। जो दोआब क्षेत्र थे उनमें किसानों को खेत में ही अनाज बेचने पर क्या क्या फरमान जारी किया है, जिसे बंजारों जो अनाज व्यापारी थे को लेकर सीधे दिल्ली आना था। जिसे किसको लेकर कहाँ आना था? दिल्ली आना था, ठीक है ना। खेत में ही क्या बेचने का फरमान जारी किया गया, ठीक है ना। कि जिसको जिसको बेचना है वो उसको क्या करे, वो बेचकर ठीक है वहीं से सीधे कहाँ आता था? सारे आना दिल्ली, ठीक है। आगे है कि कपड़ों एवं घोड़ों के व्यापारियों को राजकीय ऋण दिया, ठीक है ना। राज्य द्वारा घाटा सहा गया, ठीक है। कपड़ों और जो घोड़े के व्यापारी है उनको क्या दिया गया? राजकीय ऋण दिया गया, ठीक है ना। जिसे राज्य द्वारा क्या कहा गया? घाटा। प्रभाव क्या हुआ? किसान श्रमिकों व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या हुआ? किसान श्रमिकों और व्यापारियों पर क्या मिला? नकारात्मक प्रभाव। दूसरा, सैनिकों को उच्चाधिकारी, ठीक है ना, उच्चाधिकारी के लाभ। सैनिकों और जो उच्च अधिकारी उनको लाभ हुआ। बाजार व्यवस्था का उद्देश्य था क्या? कल्याणकारी। अधिकांश इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं और सैनिक उद्देश्य सभी इस पर सहमत है। उनका उद्देश्य था कि उन्होंने बाजार व्यवस्था क्यों लाया, तो उन्होंने कई लोग मानते हैं कि जो कल्याणकारी नहीं थी, लेकिन जो है ना कि जो इतिहासकार है उनको ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। और जो एक दूसरा मत आता है सैनिक उद्देश्य के लिए, तो उस पर लोग काफी लोग सहमत होते हैं। तो ये था, ये अलाउद्दीन के क्या थे? कुछ चीजें थी। अब आते हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन के अन्य जो आर्थिक उपाय किए उन्होंने उनके बारे में, ठीक है ना। देखिए ये तो हम लोग पढ़ रहे थे अलाउद्दीन की बाजार नीति के बारे में, ठीक है ना। और अलाउद्दीन के सैन्य सुधार के बारे में हमने देखा। फिर अलाउद्दीन के सैन्य अभियान के बारे में देखा, ये विद्रोहियों की पहचान एवं दमन के लिए उन्होंने क्या किया। अगला जो हम आते हैं इनका देखते हैं अलाउद्दीन की अन्य आर्थिक उपाय, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन के अन्य आर्थिक दुआब में 50% की कर वसूली की। दुआब में कितने? 50% की कर वसूली की, ठीक है ना। घरई चराई पशुओं को मारने पर कर लगाया, ठीक है ना। घरई जो गृह कर होता था और चराई जो पशुओं को चरने पर कर, जो पशुओं को क्या करने पर? चरने पर। घरई गृह कर होता था और पशुओं को जो चरने पर चराई होता था उसको लगाया, ठीक है। इसको याद रखना है। और मतलब कि घर पर भी कर लगाया और पशुओं को चरने वाला वो भी उस पर भी कर लगाया। इसको खुद मुकदम एवं चौधरियों, ठीक है ना। ग्रामीण मध्यस्थ जो कर नहीं देते थे, चौधरिया जो ग्रामीण मध्यस्थ थे जो कर नहीं देते थे दोनों, ठीक है ना। खुद मुकदम और चौधरिया का उन्मूलन किया, ठीक है ना। इन्हें कर के दायरे में लाया गया, ठीक है ना। खुद मुकदम थे चौधरियों लोग थे, ये नो जो क्या करते थे? वो मध्यस्थता की काम करते थे, ठीक है ना। वो उनके बीच मतलब कि ये सुल्तान के अधिकारियों के बीच और ब्राह्मण के बीच, तो इनको ना टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन इनके काल में क्या हुआ? इन्हें भी टैक्स देना पड़ा, ठीक है ना। खुद मुकदम चौधरी होती है। अगला है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने रासायनिक व्यवस्था प्रारंभ की, ठीक है। वो पहला था जिसने क्या किया? रासायनिक व्यवस्था का क्या किया? प्रारंभ की। इसको याद रखिए। बर्नी लिखता है कि अकाल के समय प्रत्येक व्यक्ति को आधा मन अनाज दिया जाता था। दिल्ली में तो कभी अकाल ही नहीं पड़ी। एक चीज यहाँ नोट्स करने को मिलती है कि जो है बर्नी जो है एक अच्छे खासे राइटर हुए,
वो बताते हैं कि जो है ना कि दिल्ली में मतलब कि बनने लिखते अकाल के समय प्रत्येक व्यक्ति को कितना आधा मन अनाज दिया जाता था, और दिल्ली में तो कभी अकाल ही नहीं पड़ा। ये आगे उनको देखिए इसने बकाये की वसूली के लिए दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। जो बकाया जो है ना उसको वसूली के लिए क्या किया, दीवान मुस्तखराज नामक एक विभाग की स्थापना की। इसको याद है, दीवान मुस्तखराज। ये हमने देखो तुगलक खिलजी वंश के बारे में हमने देखा कि क्या है खिलजी वंश में, ठीक है ना, कैसे उन्होंने जो आर्थिक वसूली के लिए दोआब क्षेत्रों में 50% की कर वसूली की, ठीक है ना, घरई और चरई कर उन्होंने लगाया, ठीक है ना। कुछ मुकदमा चौधरियों पर भी उन्होंने क्या किया, जो मध्यस्थ की भूमिका में तो उन पर भी कर के दायरे में लगाया। और रासायनिक व्यवस्था की आरंभ की। और अकाल के बारे में वर्णन मिलता है कि अकाल से बचने के लिए उन्होंने अकाल के समय में आधा मन का अनाज दे देते और उनके समय में अकाल का भी पड़ा ही नहीं, ये उनका मिलता है। सैनिकों देखिए कई सारी चीज़ें हम लोग इनके बारे में देखते हैं। एक बार देखिए खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं सब, ठीक है ना, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। ये खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी के बीच चला, ठीक है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है ना। पहले ये गवर्नर थे, फिर बाद में इसका संस्थापक बने। अलाउद्दीन खिलजी आते हैं 1296 से 1316। ये सबसे इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक किए हुए, इनको याद रखना। और इन्होंने देखिए कई सारी चीज़ की और सैन्य अभियान किया उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में इन्होंने प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, मतलब युद्ध करके उस क्षेत्र को अपने अंडर मिला लिया। और दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष नीति अपनाई, ठीक है ना। सैनिक सुधार किए, बाजार सुधार किए, ठीक है ना। उन्होंने नई आर्थिक सुधार लागू किए। अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छा सोच रखना था, प्रगतिशील, ठीक है ना। जो मध्यकालीन भारत अर्थशास्त्री हैं अलाउद्दीन जो मानते हैं कि ये एक अच्छा मार्केट रिफॉर्म इन्होंने किया, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दीवान रिसालत का गठन किया, ठीक है। दीवान रिसालत एक विभाग था जो बाजारों पर नियंत्रण करता था। इसमें 3 तरह के बाजार देखने को मिलते थे, अनाजों की मंडी वाला बाजार, दूसरा कपड़ों का बाजार और एक दास दासी घोड़ा मवेशी का बाजार। और उसकी एक अधिकारी नियुक्त की सहाना, जो पुलिस अधिकारी था, सहाना की निगरानी के लिए और सहाना की भी निगरानी के लिए क्या किया, एक गुप्तचर की नियुक्ति की जिसका नाम था वरीद और मुनिहार। इसको भी याद रखना, ठीक है ना। सहाना एक पुलिस अधिकारी था जो इन पर निगरानी करता था, इन बाजारों पर, ठीक है। और जो था अगला जो है सहाना पर निगरानी रखने के लिए वरीद और मुनिहार नामक भी अधिकारी नियुक्त की, ठीक है ना। इसको याद रखना। प्रत्येक चीज का रेट फिक्स होता था, ठीक है ना। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था प्रगतिशील सोच वाला था, दूरदर्शी राजनीति वाला, ठीक है। उन्होंने जो था उन्होंने देखा कि विद्रोहों की पहचान उनके अगर काल में देखे क्या चीज़ें जो विद्रोह की पहचान हो सकते थे, और कई सारी चीज़ों को उन्होंने दमन किया और कई सारी चीज़ों को अपने राज्य में लागू भी किया। जैसे उन्होंने मद्यपान पर रोक लगाया, ठीक है ना। और अमीरों को जो है ना शादी समारोह में जो खर्च होते थे उसको अतिरिक्त खर्च को बहुत कम किया, उस पर भी रोक लगाया। और गुप्तचर व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया गया। और सैन्य अभियान के बारे में कहा जाता था कि वो विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन उनके एक काजी थे मुकुसुद्दीन, उन्होंने माना कर दिया, ठीक है ना, ऐसा करने से। लेकिन भारतीय क्षेत्र में उन्होंने व्यापक विस्तार किया, ठीक है ना। उत्तर भारत में उन्होंने देखिए आपको देखने को मिलेगा जो था रणथंभौर, चित्तौड़ और गुजरात और मालवा पर क्या किया, आक्रमण किए, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत जो था ना, इसमें पूर्णतः दिल्ली सल्तनत में इस सारी चीज़ को मिला लिया। दक्षिण भारत में जो था ना वो डायरेक्ट रूप से तो वहाँ विस्तार नीति नहीं अपनाए, लेकिन मलिक कफूर के नेतृत्व में उन्होंने अभियान भेजा था और वहाँ के संसाधनों पर मतलब कि जो शासक को विजय किए उसको अपने अधीन मिला लिए, ठीक है ना, अधीनता स्वीकार करवा ली ये। और अलाउद्दीन के जो सैन्य सुधार थे उन्होंने दाग की प्रथा और चेहरा प्रथा, ठीक है ना, इसको लागू किए। और जो सेना थे उनको कैश देते थे पेमेंट, ठीक है ना ये। और बाजार नीति था, 3 प्रकार के बाजार देखने को मिलता था, ठीक है ना। और सहाना नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी और दीवान रिसालत नामक विभाग पर इन पर नियंत्रण करता था ये, ठीक है ना। ये इन सारी चीज़ों को हमने ऊपर डिस्कस किया था। और क्या उनकी सजा कर सकते हैं, कम तोलता है तो उसको मांस काट लेना, और सहाना को से यदि कोई गलती हो जाए तो उसको शारीरिक दंड देना। और जितने भी दुकान है और व्यापारी उनको रजिस्टर करने में मेंटेन मतलब कि सभी का सूचीबद्ध करना जरूरी होता था, ठीक है ना, ये था। और दुआब में किसानों के खेत में ही अनाज बेचने का फरमान जारी किया, जिसे बंजारे को लेकर सीधे दिल्ली आना था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। कपड़ों एवं घोड़ों के व्यापारियों को राजकीय ऋण दिया गया, ये ऐसा सारी चीज़ था। देखिए ये सारे प्रभाव कहा जाता है कि उन्होंने किसान का अधिकार जो बाजार व्यवस्था का उद्देश्य किया था। तो कई लोग बोलते हैं कल्याणकारी, कुछ लोग जो इतिहासकार समझ होते, लेकिन कई इतिहासकार जो समझ होते थे कि सैनिक उद्देश्य के चलते उन्होंने ये किया। और अलाउद्दीन के अन्य आर्थिक लाभ में क्या था, वो कहा कि उन्होंने दुआ में 50% की कर वसूली की और घरई एवं चरई कर जैसे नए कर लगाए गए। और खुद जो मुकदम है वो चौधरी थे उन पर भी कर के दायरे में लाया गया उनको, ठीक है ना। और ये
और दिल्ली का जो सुल्तान था जिसे रासायनिक व्यवस्था प्रारंभ की, ठीक है, उन पर एक नया पहला सुल्तान था जिसने रासायनिक व्यवस्था प्रारंभ की। आगे है, उसने बकाये की वसूली के लिए दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की है, इसको याद रखो। अब अगला जो है हमारा आता है तुगलक डायनेस्टी, इसको याद रखना। तुगलक वंश के बारे में, ये 1320 से 1414 ईस्वी तक ये करता है, शासन करता है, ठीक है ना, 1320 से 1414 ईस्वी तक। और देखते हैं जो गयासुद्दीन तुगलक जो हैं इनके संस्थापक माने जाते हैं, जो 1320 से 1325 तक क्या होते हैं, इस गद्दी पर आते हैं। 1320 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था, पूरे में सैनिक का गवर्नर था, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया, ठीक है ना। तुगलक वंश में जो गयासुद्दीन तुगलक थे पहले शासक जिन्होंने सिंचाई के लिए क्या किया, नहर निर्माण करवाया, इसको याद रखिएगा। दिल्ली सुल्तान का प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने सिंचाई के लिए क्या किया, नहर का निर्माण। आगे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ ना, अराजकता फैल गया। परिणाम स्वरूप गयासुद्दीन तुगलक क्या किया, स्टैब्लिश किया, चूंकि सैनिक गवर्नर था ये। इसने बंगाल अभियान किया, ठीक है ना, बंगाल अभियान किया। निजामुद्दीन औलिया से इसके संबंध अच्छे नहीं थे, जो निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है ना, जो संत थे उनसे इनका संबंध अच्छे नहीं थे, इन्होंने बंगाल अभियान किया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और सैनिक गवर्नर थे, और इसको क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हुई तो वहाँ क्या हुआ कि अराजकता फैल गई, जिसको उसका फायदा इन्होंने उठाया और अपने ये किया। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, एक इम्पोर्टेंट शासक हुए जो 1325 से 1351 ईस्वी के बीच तक उन्होंने ये किया। उनका जो शासनकाल है 1325 से 1351, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये MBT देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वपूर्ण शासक था और सल्तनत के इतिहास में इसे कई योजनाओं तथा विवादास्पद कार्यों के लिए जाना जाता है, ठीक है। कई योजनाओं एवं विवादास्पद कार्यों के लिए जाना जाता है इनकी, जबकि वो काफ़ी पढ़ा लिखा विद्वान सहिष्णु एवं किसानों का हितैषी शासन, ये भी याद रखना, वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, वो विद्वान थे, सहिष्णु व्यक्ति थे, ठीक है ना, और कट्टर नहीं थे, और किसानों को हितैषी थे, ये इसको याद रखना। MBT की जो योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कई योजनाएं चलाई, इसकी योजना अत्यंत प्रगतिशील थी, ठीक है ना, लेकिन उचित क्रियान्वयन नहीं होने के कारण असफल सिद्ध हुए, ठीक है ना, जिससे अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई, ठीक है ना। देखिए जो मोहम्मद बिन के जो शासनकाल में है ना, कई योजनाएं चलाई गई थी, लेकिन जो उसकी जो योजनाएं थी ना वो काफ़ी प्रगतिशील थी, लेकिन उचित क्रियान्वयन नहीं होने के कारण क्या हुआ कि वो उससे असफल हुई, जिससे अनेक समस्याएं क्या खड़ी हुई, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का क्रम क्या है, इसको याद रखिए। जो उन्होंने सुधार की योजनाओं के क्रम में उसको सुधार की। दुआ में कर वृद्धि 50%, जो जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था वैसा ही उसको बनने रहने दिए, ठीक है ना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 50% लगाया था ना वैसे ही रहने दिए। और राजधानी परिवर्तन की है 1327 ईस्वी, ठीक है। ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1329-30 में, ठीक है, इसको याद रखना। और खुरासान अभियान किया, ठीक है ना, मध्य एशिया जिसको बोलते हैं 1331 से 32 में, ठीक है ना। और कराची अभियान 1332 में, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, कराची। फिर भू राजस्व कर जो है थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ये जो 4-5 इन्होंने सुधार किए, द्वाब में वृद्धि कर किए, फिर राजधानी परिवर्तन किए, ठीक है ना। 1327 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया अर्थात 1329-30 में, और खुरासान अभियान किए 1331-32 में, और कराची अभियान किए 1332 ईस्वी में। देखिए भू राजस्व कर जो है ना 50% तक इन्होंने लगाया। कर लगते ही अकाल पड़ गया, ठीक है ना, अधिकारियों ने नरमी नहीं बरती, जिससे क्या हुआ, विद्रोह हुआ। देखो कर लगते ही जैसे इन्होंने लगाया ना वहाँ क्या पड़ गई, अकाल पड़ गया, और फिर वहाँ विद्रोह देखने को मिला। राजधानी परिवर्तन उन्होंने दिल्ली से कहाँ लगा किया, दौलताबाद, ठीक है ना, देवगिरी पर विजय प्राप्त किया, ठीक है, देवगिरी पर विजय प्राप्त किया। और सुरक्षा के कारण राजधानी परिवर्तन किया। सुरक्षा के कारण क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया। कहाँ ले गया, दिल्ली से दौलताबाद। कोई पूछे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से सल्तनतकालीन शासक ने अपनी राजधानी दौलताबाद दिल्ली से दौलताबाद ले गए, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, कांसे का सिक्का, ठीक है ना, और तांबे का सिक्का, कांसे का सिक्का और तांबे का सिक्का, और इसको कितना माना, वैल्यू गोल्ड के बराबर, और तांबे का शीशा किसके जैसा माना, सिल्वर के बराबर। देखिए उन्होंने सांकेतिक शीशा का प्रचलन किया, किसका, कांसे का और तांबे का सिक्का, दो सिक्का, कांसे का और तांबे का, दो सिक्का उन्होंने प्रचलन बनाया, कांसे का सिक्का और तांबे का, और इसका कितना वैल्यू गोल्ड के बराबर माना। और तांबे का जो सिक्का था उसका कैसे माना, जो उसका वैल्यू था कैसा माना, सिल्वर के बराबर, ठीक है ना, इसको याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं धात्विक मान के बजाय फेस वैल्यू को आधार माना, ठीक है ना, धात्विक मान के बजाय किसको, फेस वैल्यू, जो आधार पर सिक्का चला है, जो जितना मान लीजिए ना कि वो लिखा हुआ है कि किस धातु का, उससे नहीं उन्होंने किया, उस पर जो जितना अंकित किया गया ना, मान लीजिए कि 10 लिखा हुआ है 20 रुपये, तो 20 रुपये का उसको माना, ठीक है ना। वर्तमान मुद्रा भी सांकेतिक मुद्रा ही है, कागज पर भारत सरकार का लोगो होने के कारण केवल उसकी फेस वैल्यू होती है।
अभी जो है कौन सी मुद्रा है? सांकेतिक मुद्रा है, लेकिन भारत सरकार का लोगो होने के कारण क्या होती है? वो पेश वैल्यू होती है। अगला है खुरासान अभियान, चौथा खुरासान अभियान। खुरासान नामक क्षेत्र को जीतने के लिए पूरे पूर्व तैयारी है तो सेना पर अत्यधिक व्यय किया, ठीक है ना। खुरासान नामक क्षेत्र को जीतने के लिए उन्होंने क्या किया? पूरा अत्यधिक सैन्य जोर लगाया, ये ठीक है, इसको याद रखना है। बाद में युद्ध नहीं हुआ, बाद में युद्ध ही नहीं हुआ, उन्होंने पूरा अधिक व्यय किया, सेना पर अत्यधिक खर्च किए, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? युद्ध ही नहीं हुआ। आगे आगे जो है कराचील अभियान। कराचील अभियान का इसमें कि मौसम खराब होने के कारण बाद में युद्ध नहीं हो सका। वहाँ जो क्या है, मौसम खराब होने के कारण यहाँ भी युद्ध नहीं हो सका, ठीक है ना। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, ठीक है ना। दक्षिण में कैसा? प्रत्यक्ष विस्तार की नीति। जबकि अलाउद्दीन खिलजी कैसा नीति अपनाया था? अप्रत्यक्ष, दक्षिण में। उसके राज्य की सीमाएं कर्नाटक तक विस्तृत थी। उसकी जो राज्य की सीमाएं कहाँ तक थी? कर्नाटक तक। वो था वो दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार शासन करने वाला शासक था, ठीक है ना। वो सबसे बड़ा शासक है जिसने बड़े क्षेत्र पर शासन किया, सल्तनत का, ठीक है ना। लेकिन इसकी नीतियों के कारण अनेक विद्रोह हुए कई समय, लेकिन इसकी जो नीतियाँ थी उसके कारण बहुत सारे विद्रोह। विजयनगर एवं बहमनी जैसे राज्यों की इसी समय स्थापना हुई। जो विजयनगर और बहमनी राज थे, इनके समय में ही क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक है ना। ये अगला जो इनको देखते हैं जो है वो किसानों का हितैषी शासक था। किसका था? किसानों का हितैषी शासक था। उसने दीवान अमीर को ही उसने क्या? दीवान अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की और किसानों को ऋण एवं हल बैल की सुविधाएं थी, ठीक है ना। फल चक्रण कि 2 फसलों के बीच एक तीसरी फसल उगाना तथा नकदी फसलों को बढ़ावा दिया। वो किसानों का हितैषी शासक था, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देखा कि वो दीवान अमीर को ही, जो कृषि विभाग है उसकी स्थापना की। किसकी? दीवान अमीर को ही, याद रखिए। पूछेगा कि दीवान अमीर को ही किससे रिलेटेड है, तो कृषि विभाग से। और ये भी पूछ सकते हैं दीवान अमीर को ही की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उसने इस किसानों को ऋण तथा हल बैल की सुविधाएं दी। उन्होंने ऋण की और हल बैल की सुविधाएं दी, ठीक है ना। फसल चक्रण और नकदी फसल को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। ये वो एक सहिष्णु शासक था। वो दिवाली तथा होली जैसे त्योहारों में भाग लेता था, ठीक है ना। उसने जैन संतों को संरक्षण प्रदान किया। उन्हें किन संतों? जैन संतों, जैसे हरि विजय सूरी, जिन सेन सूरी। उन्हें दो प्रमुख हुए, हरि विजय सूरी और जिन सेन सूरी। हरि विजय सूरी और जिन सेन सूरी, उनको क्या किया? संरक्षण प्रदान किया, ठीक है ना। वो काफी सहिष्णु शासक थे। वो अन्य धर्मों को भी अपने जैसा मानते थे, ठीक है ना। वो हिंदुओं में होली दिवाली में भाग लेते थे और जैन संतों को अपने समय संरक्षण दिया, जिसमें 2 नाम मिलते हैं, ठीक है ना। हरि विजयसूरी और जिन जैनसूरी, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, ठीक है, जो मोरक्को का निवासी था, ने भारत की यात्रा की। इब्न बतूता ने इसने काफी सम्मानित किया। उसने दिल्ली का प्रधान काजी बनाया, ठीक है ना। दिल्ली का प्रधान जो था काजी, मुख्य न्यायाधीश को बनाया, ठीक है। हालांकि मतभेद होने के कारण कुछ समय के लिए उसे जेल में डाल दिया तो मुझे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रेहला नामक में अरबी देख लेगा, ठीक है। एक समय अभी देख लेते हैं। एमबीटी के समय जो प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता, ये इसको आपको याद रखना है। ये मोरक्को का निवासी था, ठीक है ना, इब्न बतूता। और वो क्या हुआ? भारत की यात्रा की, इसको याद रखना। इब्न बतूता को उसने काफ़ी सम्मानित किया। इब्न बतूता को उसने क्या किया? काफ़ी सम्मानित किया और दिल्ली के प्रधान काजी उसको बनाया। प्रधान काजी जो न्यायाधीश होते थे उनको बनाया, ठीक है ना। दिल्ली का जो प्रधान काजी होते थे उनको बनाया। हालांकि जो मतभेद के कारण वो कुछ समय उसे जेल में भी डाल दिया गया, ठीक है ना। और जब उसको निकाला गया, ठीक है ना, जेल से बाहर निकाल कर उनको चीन जो है उनको भेजा अपने दूत के रूप में। और उन्होंने देखिए याद रखिएगा जो रेहला नामक वृत्तांत है, ठीक है ना, यात्रा वृत्तांत को रेहला नामक में अरबी में लिखा है, ठीक है ना, इब्न बतूता ने, उसको याद रखना है। उन्होंने जो अपने लिखा है अपने यात्रा वृत्तांत को, वो रेहला नामक में लिखा है, ठीक है ना। उसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग देखते हैं। 1391 से 1388, ठीक है, 1391 से 1388 फिरोज शाह तुगलक के बारे में। वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, याद रखना है। 1351 से 1388, 91 नहीं, 1351 से 1388 इसको। वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। तुष्टिकरण की नीति अपनाए, याद रखें, तुष्टिकरण की नीति अपनाए फिरोज शाह तुगलक ने। और लोक कल्याणकारी की कार्य भी किया। लोक कल्याणकारी कार्य भी, तुष्टिकरण नीति भी अपनाए और लोक कल्याणकारी कार्य भी किया। आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते समय मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के कारण अनेक समस्याएं थी, ठीक है ना। राज्य में विद्रोह हो रहे थे, जनता परेशान थी, था। उसने कई सारे कदम उठाए जो निम्न, ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारी नीतियों को लागू किया ना, उसी चलते विद्रोह होने लगे थे, इसीलिए उन्होंने उसमें सुधार करने की कोशिश की। फिरोज शाह तुगलक ने 23 से 24 करों को समाप्त कर दिया, ठीक है, 23 से 24 करों को समाप्त कर दिया। और शरीयत के आधार पर केवल 4 कर लगाएंगे, और शरीयत के आधार पर केवल 4 कर लगाएंगे। खराज जो है भू राजस्व कर था। खराज क्या था? भू राजस्व। खुम्स
युद्ध में लूटा हुआ माल, ठीक है ना, युद्ध में लूटा हुआ माल। और जजिया गैर मुस्लिमों को पर लगाए जाने वाला जो था ना कर था, ये गैर मुस्लिमों पर जो था लगाया जाने वाला कर था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया, ठीक है ना, सुरक्षा के एवज में, ठीक है ना। ये ज़कात मुसलमानों को आय पर 2.5% का कर, ठीक है ना, इस्लाम की वृद्धि के लिए उसमें कम अपने कर लगाया, जबकि जो और धर्म के लोग थे उस पर ज़्यादा कर लगा, ठीक है ना, इसको याद रखिए। उन्हें 4 तरह के कर केवल देखे, उन्होंने बहुत सारे जो कि कर लगाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसकी वजह से कई सारे विद्रोह देखने को मिले। तो उससे इन्होंने क्या किया कि उन सारे जो 23-24 लगभग कर को इन्होंने समाप्त किया। और उसके बाद उन्होंने केवल कितने कर लगभग लगाए, 4 कर। कौन सा? शरीयत के आधार पर लगाए, खराज, खुम्स, ठीक है, जजिया, ज़कात। खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात, ये 4 कर लगाए, खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात। खराज खुम्स जो है, जो खराज है वो भू राजस्व कर है, और खुम्स जो है युद्ध में लूटा हुआ, ठीक है ना, युद्ध में लूटा हुआ, ठीक है ना, इसको याद रखिए। और जजिया जो है गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर है। जजिया क्या है? गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी इसको लगाया, ठीक है ना, ब्राह्मण पर भी जजिया कर को लगाया। और ज़कात जो है मुसलमानों की आय पर 2.5% ही लगाया गया, ठीक है ना, क्योंकि उनको वृद्धि, मुसलमान को वृद्धि के लिए, इस्लाम की वृद्धि के लिए उन्होंने ऐसा किया। देखिए युद्ध में जो लूटा हुआ माल होता था ना, ये करते लोग क्या थे कि 1/5 भाग जो था राजस्व सरकार रखती थी, और 4/5 भाग कौन ले जाता था? ये सैनिक, ठीक है ना। कौन? 4/5 भाग कौन रखते थे? सैनिक। अब से क्या होगा ना कि जो था इनके काल में वो उल्टा शायद हो गया, ठीक है ना, इसको याद रखना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया, सिंचाई सुविधाओं का विकास करा। सिंचाई सुविधाओं का विकास है, नहरों से सिंचाई के लिए किसानों को सिंचाई कर सके हर देना पड़ता था, सके हर देना पड़ता था, इसको याद रखना है। जो 10% होता था, ठीक है ना, सिंचाई को 10% सके हर कर उनको देना पड़ता था, नहरों को सिंचाई कर, ठीक है ना। क्या किया उन्होंने? नहर का निर्माण किया, और उसके लिए कर लगाया सके हर कर, और जो लगभग 10% होता था इनको देना पड़ता। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, ठीक है ना, यहाँ जौन का मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, ठीक है ना, फिरोजाबाद भी यूपी में है, ठीक है, हिसार और फतेहाबाद कहाँ है? दोनों हरियाणा में। आदि नगरों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक है ना, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद आदि नगरों की क्या की? स्थापना की, इसको याद रखना है। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ये सारे नगरों की क्या की? स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 80,000 दासों को दीवान बंदगान के तहत इकट्ठा किया, दीवान बंदगान के तहत इकट्ठा किया, ठीक है ना, इसको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या 80,000 दासों को क्या किया? दीवान बंदगान के तहत इकट्ठा किया। दीवान बंदगान क्या है? दास विभाग, ठीक है ना, इसको याद रखिए। पहली बात देखिए कौन कौन नगर की स्थापना की? जौनपुर को, फिरोजाबाद को, हिसार और फतेहाबाद को, ये नगर की स्थापना की। आगे ने अपने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, 80,000 दासों को क्या किया? इकट्ठा किया, दीवान बंदगान, एक दास विभाग की स्थापना की, ठीक है ना, दास विभाग की, चूंकि कृषि को अच्छा बढ़ावा मिले उसे एक दास विभाग दीवान बंदगान कहा गया, उसकी इकट्ठा की, ठीक है ना। कारखानों में विभिन्न प्रकार के उत्पादन करते थे, जो दास थे ना कारखानों में विभिन्न प्रकार का उत्पादन करते थे, उससे दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की, जो उनके लिए क्या थी? दीवान खैरात, जो फैक्ट्री में वर्क करते थे ना उनके लिए क्या स्थापना की? दीवान खैरात। यह विभाग गरीब लड़कियों को शादी में मदद करता था, ठीक है, गरीब लड़कियों को क्या करता था? शादी में मदद करता था। वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बेरोजगारी दफ्तर की स्थापना की। जो बेरोजगारी दफ्तर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। उसने राज्य द्वारा अस्पतालों की स्थापना की, राज्य द्वारा क्या किया? अस्पतालों की स्थापना करा, दारुल सफा, ठीक है ना, उसको यह दारुल सफा कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी एवं फलों उत्पादन को बढ़ावा दिया, और दिल्ली के आसपास 12,000 के बाग बगीचों को लगवाए गए, और अंगूर की खेती को बढ़ावा दिया, ठीक है ना, और ने फल उत्पादन को भी बढ़ावा दिया, और अंगूर की खेती के लिए और लोग जो दिल्ली के आसपास हैं उनको 1200 बाग बगीचे लगाएंगे, ठीक है ना, ये, और अंगूर की खेती को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। ये फिरोज शाह तुगलक ने बरनी तथा शम्स-ए-खिराज, अफीक जैसी इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है ना, जो थे फिरोज शाह तुगलक ने बरनी, ठीक है, याद है, बरनी तथा शम्स-ए-खिराज, बरनी तथा शम्स-ए-खिराज जिसको अफीक कहा गया, ठीक है ना, जैसे इतिहासकारों को क्या संरक्षण प्रदान किया। फिरोज शाह खुद भी एक आत्मकथा लिखी है, ठीक है ना, खुद भी आत्मकथा जिसे फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी है, फुतुहात ए फिरोज शाही, इसको याद है। फिरोज शाह ने तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए एकता व्यवस्था को अनुवांशिक बना दिया। एकता व्यवस्था को क्या बना दिया उन्होंने? अनुवांशिक बना दिया। इस काल में एकता को वजह तथा इक्तदार को वजहदार बना दी। तो उसको वजह का, एकता को क्या किया कहा जाने लगा? वजह, और इक्तदार को वजहदार कहा जाने लगा। यानी कि इतिहासकार
उसके इस कदम को सल्तनत के पतन के जिम्मेदार मानते हैं, और ये जो था ना सल्तनत के पतन इसका जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों पहले था कि अनुवांशिक नहीं था तो दूसरे लोग का चयन होता था, और इसमें क्या हो कि अब अनुवांशिक करते। तो ये था हमने पढ़ा जो तुगलक वंश के बारे में। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तुगलक वंश के बारे में 2 मिनट में, ठीक है। ठीक है, तुगलक वंश जो था और 1220 से 1414 ईस्वी तक चला, ठीक है ना। और गयासुद्दीन तुगलक तो क्या थे, इसके संस्थापक थे, ठीक है ना क्या। और उन्होंने और याद रखना कि जो प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रथम ईमान थे, ठीक है ना, प्रथम शासक थे। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ना क्या हुआ था ना कि चूंकि वहाँ अराजकता फैल गई थी, उसी का फायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, ये किया अपना शासन स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। और जो उसके उनके कारण निजामुद्दीन औलिया थे, उनसे क्या था ना, उनसे संबंध इनके अच्छे नहीं थे। फिर दूसरे इनके जो शासक बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 तक रहते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक होता है। कई सारी योजनाओं और कई सारी योजनाओं और विवादास्पद कार्यों के कारण क्या होता है ना, जाना जाता है इनको। और ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, सहिष्णु थे, और किसानों के हितैषी शासक थे। इनकी जो योजनाएं थी ना, उन्होंने अपने शासनकाल में कई योजनाएं चलाई, और ये अत्यंत प्रगतिशील थे, ठीक है ना। और लेकिन उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण कई सारी समस्याएं देखने को मिली, ठीक है ना। अभी देखने के लिए कुछ इन्होंने योजनाओं लागू किया, जैसे दुआब में ना कर जो क्या क्या वृद्धि कर दी, उसको 50% लगा दी। दूसरा ये राजधानी परिवर्तन किए 1327 में। तीसरा ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। चौथा प्रोत्साहन अभियान किया, और पांचवा कराशील अभियान किए, ठीक है ना, इमारत चल पड़ी। और ये अगला है भू राजस्व कर, इन्होंने क्या किया 50%, ठीक है। जो भू राजस्व कर है ये लगभग कितना लगा, 50%। कर लगते ही अकाल पड़ गया, ठीक है ना, इसको याद रखें। कर लगते ही क्या पड़ गया यहाँ, अकाल पड़ गया, और अधिकारियों ने नरमी नहीं बरती, इसको याद रखिए। यहाँ राजधानी परिवर्तन किया इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद, इसको याद रखिएगा। जो क्या है ना कि पहला पूछ सकता है, मैंने बताया था पीछे कि कौन शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, कांसे का सिक्का और तांबे का सिक्का, ठीक है ना। कांसे के सिक्के को किसके बराबर, सोने के सिक्के के बराबर माना, और तांबे के सिक्के को चांदी के सिक्के के बराबर, ठीक है ना। और इसको जो है ना धातु के मान के बजाय इसको फेस वैल्यू पर ज्यादा बल दिए, ठीक है ना। और अभी की जो मुद्रा है वही सांकेतिक मुद्रा ही चलती है। खुरासान अभियान इन्होंने लेकिन जीतने के लिए खुरासान को जीतने के लिए कई सारे सैनिक अपने मजबूत किए, बहुत इस पर खर्च किए, लेकिन क्या हुआ, इनमें युद्ध ही नहीं होता। और वैसा ही काम होता कराची अभियान में, वहाँ बारिश होने के कारण युद्ध नहीं हो पाती। और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ठीक है ना। उन्होंने प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, दक्षिण में प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, ठीक है, इसको याद रखना। उसने राज्य की सीमाएं थी कर्नाटक तक विस्तृत की, वह दिल्ली में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर शासन करने वाला शासक था, ठीक है। और लेकिन उसकी नीतियों के कारण 21 से 22 विद्रोह हो गए उसके शासनकाल में, ठीक है, इसको याद रखना। वो किसानों का हितैषी था, और दीवान आमिर को ही जो एक कृषि विभाग है उसकी स्थापना की। उसने किसानों को ऋण एवं हल बैल की सुविधाएं दी, फसल चक्रण तथा नकदी फसलों को बढ़ावा दिया। वो एक सहिष्णु शासक था जो दिवाली और होली जैसे त्योहारों में भाग लेता था, और जैन संतों को संरक्षण देता था। हरि विजयसूरी और जिन सैनसूरी संरक्षण। मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है भारत की यात्रा की, और उन्होंने उनको सम्मानित किया, और काजी का उनको प्रधान काजी बनाया, ठीक है ना। लेकिन उनसे कुछ विवाद होने के कारण उनको जेल में डाल देते हैं, फिर उनको बाहर निकालते हैं और उनको दूध के रूप में भेजते हैं, चीन भेजते हैं। और जो थे इन्होंने अपनी रेला नामक में पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया। फिर अगले जो शासक आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 तक रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। तुष्टिकरण की नीति अपनाया और लोक कल्याणकारी कार्य भी किए, ठीक है ना। वो शासक बनते ही जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो कई सारी योजनाएं थी जिससे कई सारे विद्रोह थे उसको बंद कर दिए। उन्होंने 23 से 24 करोड़ को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिए, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाए थे, उन्होंने 4 लगाया सिर्फ पर, खराज, खुम्स, जजिया और जकात, ठीक है ना। खराज, खुम्स, जजिया और जकात, इसको याद रखना। और फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया तथा सिंचाई की सुविधा का विकास कराया, ठीक है, इसको याद रखना। और उन्होंने शक्य हर सिंचाई कर लेते थे, शक्य हर, ठीक है ना। इसको फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद नगरों की स्थापना की। और चूंकि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दासों के लिए दीवाने बंदगान की विभाग की स्थापना की, और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दीवाने खैरात नामक और यह विभाग था जो और दीवाने खैरात नामक जो विभाग था, और लड़कियों को जो शादी था उनमें वो उनकी शादी में भी मदद करता था, ठीक है ना। ये गरीब लड़कियों की शादी में। वो प्रथम सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार के लिए बेरोजगारी दफ्तर की स्थापना की।
और अस्पतालों की भी स्थापना की। और उन्होंने दिल्ली के आसपास में इलाकों में बागवानी और फलों उत्पादन को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। 1200 बाग बगीचे लगाए गए, ये वर्णन मिलता है। उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी एवं सम सिखराज जो है तथा सम सिखराज जो उन समय के विद्वान थे उनको संरक्षण दिया, ठीक है ना। वो उनकी जो खुद की आत्मकथा है फुतूहत ए फिरोज शाही लिखी, ये उसको अब देखेंगे, ठीक है। और उन्होंने फिरोज शाही कारण ने अपनी जो है तुष्टिकरण की नीति जो नीति अपनाते हुए एकता व्यवस्था की को अनुवांशिक बना दिया। इसको देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए एकता व्यवस्था को क्या बना दिया था, अनुवांशिक बना दिया था। पहले ये अनुवांशिक नहीं था और एकता की जगह उसको वजह शब्द का उपयोग करने लगा, ठीक है ना। और वजहदार को वजह को से फिर वजहदार बना, ठीक है ना। इक़्तिदार को जैसे यूज करते थे ना वैसे वजहदार, ठीक है ना, ये ऐसा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे सैयद वंश के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं सैयद वंश के बारे में, ठीक है। तो जो सैयद वंश के जो शासनकाल रहा है 1414 ईस्वी से 1452 ईस्वी तक, ठीक है ना, इसको याद रखें। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? खिज़र खां। इसका संस्थापक कौन है? खिज़र खां। खुद को रैयत आला, किसानों का प्रमुख कहलाता था, ठीक है ना। खुद को क्या कहलाता था? रैयत आला। इसको याद रहे, रैयत आला, इसको याद रहे। किसको कहा जाता था? तो खिज़र खां। किसने अपनी उपाधि धारण की थी? खिज़र खां ने। किसानों का प्रमुख, इसको याद रहे। जो दूसरा जो प्रमुख शासक है मुबारक शाह, ठीक है। तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा आलम शाह। तो पहला हो गया खिज़र का, जो इसका संस्थापक है और खुद को रैयत आला कहलवाता था, ठीक है ना। ये ठीक है, कौन सी अपनी चीज़ को मतलब कहलवाता था, या बोलते हैं कि अपने आप को क्या माना? रैयत आला, ठीक है ना। इसको किसानों का प्रमुख, ठीक है। और दूसरा मुबारक शाह है, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा आलम शाह, ठीक है। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। आगे हम लोग देखते हैं जो लोधी वंश है। देखिए जो सैयद वंश है ना उसमें कुछ खास नहीं है, ये इतना ही है, ठीक है ना। इसको बस याद, पहला जो शासक है इसका इसका संस्थापक, फिर दूसरा मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और आलम शाह इसके अंतिम, इसको याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है इनका शासन का। लोधी वंश का शासन का 1451 से 1526, ठीक है ना। 1451 से 1526। इसमें जो है 3 शासक हैं। कितने शासक हैं? 3 शासक हैं, इसको याद रखना। बहलोल लोधी, ठीक है ना, 1451 से 1489, ठीक है ना, उनके उनका शासनकाल रहा। लोधी वंश का संस्थापक था, ठीक है ना, बहलोल लोधी। इसने जौनपुर को की सरकी वंश को जीतकर पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उन्होंने जो जौनपुर की थी वो वहाँ पर कौन सा वंश था? सरकी वंश, ठीक है ना। उनको क्या हुआ? उनको पुनः उनको जीतकर किसमें मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सिकंदर लोधी के बारे में, ठीक है। सिकंदर लोधी जो है उनका जो शासनकाल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण शासक है। ये इनका जो शासनकाल है 1489 से 1517, ठीक है। 1489 से 1517 सिकंदर लोधी, ठीक है। तो ये आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। हम इससे अपनी राजधानी बनाई। आगरा को राजधानी किस सल्तनत शासक ने बनाई? दिल्ली सल्तनत शासक ने बनाई, तो सिकंदर लोधी ने, ठीक है ना। इसको याद। यह किसानों का हितैषी था, वो इसने माप एवं सर्वेक्षण करवाया। इसने क्या किया? माप एवं सर्वेक्षण कराया। पैमाने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। जो माप एवं सर्वेक्षण के लिए उन्होंने एक गज सिकंदरी पैमाने का भी प्रयोग किया, ठीक है। गज ए सिकंदरी पैमाने का भी प्रयोग किया। कृषकों से नकद के बजाय कृषकों से नकद के बजाय क्या करते थे? वो जीन्स में करों की वसूली करते थे, ठीक है। वो जीन्स में करों की वसूली करते थे, जिसमें अनाज है, ठीक, जिसको अनाज कहा जाता है, ठीक है ना। जीन्स मैंने अनाज में करों की वसूली की, ठीक है। ये देखिए सिकंदर लोधी के बारे में। वो 1489 से 1517 ईस्वी तक क्या की? इसके गति पर बैठे, ठीक है ना। और अपनी राजधानी कहाँ की? राजधानी हटाकर कहाँ बनाए? और आगरा को अपनी राजधानी बनाए। दिल्ली से कहाँ बनाए? आगरा को। और किसान के प्रति काफ़ी हितैषी था। उन्होंने गज सिकंदरी नामक जो है मापक प्रणाली को ला दिया, ठीक है ना। गज सिकंदरी, ठीक है ना। और भूमि का सर्वेक्षण ये भी करा है। कृषकों को नकद के बजाय जौन से में करों की वसूली की, ठीक है ना, अनाज के रूप में उन्होंने वसूली की, ठीक है। अगला जो शासक आता है इब्राहिम लोधी, वो 1517 से 1526 ईस्वी तक रहता है। 1517 से 1526 ईस्वी तक। बाबर इसी के समय में आता है, ठीक है ना। ये इसको देखते हैं, ठीक है। ये इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। उसने इसके अपने अमीनों अधिकारियों हिंदू शासकों से अच्छे संबंध नहीं थे। इसके जो अपने जो अधिकारी थे, अमीनों अधिकारी, चाहे हिंदू शासकों से क्या थे? अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक है ना। ये इब्राहिम के इब्राहिम की पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा राजपूत शासक राणा सांगा ने इसके खिलाफ बाबर को आमंत्रित किया। जो इब्राहिम के जो है पंजाब के सूबेदार, ठीक है ना, इब्राहिम के पंजाब के जो सूबेदार थे दौलत खां लोधी, ठीक है ना, इसको याद रखिए, दौलत खां लोधी। और राजपूत शासक राणा सांगा, ठीक है ना, राजपूत शासक राणा सांगा और पंजाब के एक सूबेदार थे दौलत खां
लोधी, इसको याद रखना। पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और राजपूत शासक था एक राणा संग। उन्होंने इनके खिलाफ क्या किया था, उनको बुलाया था। इन्हीं परिस्थितियों में बाबर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी की हार हुई और दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, ठीक है ना। इतिहास के रंगमंच पर मुगलों का आगमन, और अब क्या हुआ, यहाँ पर मुगल आए। और 1526 ईस्वी में पानीपत में क्या होता, प्रथम युद्ध होता है, ठीक है ना। इसको प्रथम युद्ध होता है पानीपत का, और इसमें क्या होता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और यहीं पर नींव पड़ती है मुगल वंश, ठीक है ना। ये इनको आमंत्रित करने वाले कौन थे, तो इन्हीं के पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां लोधी, और एक राजपूत शासक थे राणा संग, ठीक है ना। ये ठीक है। अगला जो है सल्तनत काल की राजनीति एवं प्रशासन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा, लेकिन जो हमने ये सैयद वंश के बारे में देखा, सैयद और लोधी वंश के बारे में थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में कर लेते हैं। 2 मिनट समय लगेगा। देखिए, खिजर खां के जो संस्थापक थे वो सैयद वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और अपनी को रहते अल्लाह कहलवाता था। दूसरे उसके बाद मुबारक शाह हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद आलम शाह, इसको याद रखना। उसके बाद लोधी वंश की स्थापना होती है 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। इसमें 3 मत शासक हुए। बहलोल लोधी जो 1451 से 1489 तक उन्होंने शासन किया, लोधी वंश का संस्थापक थे ये। इसने जौनपुर के जो सरकी वंश थे उनको जीतकर क्या दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ठीक है ना, इसको याद रखना। सिकंदर लोधी जो थे, इसने आगरा को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया, और उन्होंने भूमि सर्वेक्षण के लिए एक पैमाने गज सिकंदरी का प्रयोग किया, और उन्होंने नगद अनाज के बजाय जींस के रूप में करों की वसूली की। इब्राहिम लोधी जो थे 1517 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है ना, वो सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इसने अपने अमीन व अधिकारी और हिंदू शासकों से अच्छे संबंध नहीं थे, और इब्राहिम के पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा राजपूत शासक राणा सांगा ने इसके खिलाफ विद्रोह को क्या किया, आमंत्रित किया, ठीक है। इन्हीं परिस्थितियों में बाबर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की और वहाँ पर ब्रिटिश को हरा देते थे, ठीक है ना, और उनका विजय, और बाबर विजयी होता है और मुगल डायनेस्टी यहाँ पर स्थापित होती है, ठीक है। अब आते हैं सल्तनत काल की राजनीति एवं प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वही है, इनकी जो कैसी थी राजनीति एवं प्रशासन, सामान्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन, ठीक है ना, न्याय प्रशासन। जनरली जो प्रशासन की चीज़ें होती है उन्हीं को देखते हैं, क्या, सामान्य प्रशासन, ठीक है, कैसे वो शासन व्यवस्था चलाते हैं। फिर राजस्व प्रशासन, कर से रिलेटेड, फिर सैन्य प्रशासन व्यवस्था, न्याय प्रशासन व्यवस्था, ठीक है ना। ये दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः, ठीक है ना, राजनीतिक एवं जो प्रशासनिक व्यवस्था है मूलतः कैसी थी, मूलतः केंद्रीकृत, निरंकुश एवं राजतंत्रात्मक थी। जो उनकी जो राजनीतिक जो शासन व्यवस्था था, कैसा था, केंद्रीकृत थी, निरंकुश थी और राजतांत्रिक थी, ठीक है। प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पर सुल्तान होते थे। केंद्र में सुल्तान की सहायता के लिए अनेक विभाग होते थे। प्रशासन का आगे का बंटवारा प्रांतों, जिलों, परगना तथा ग्रामीण प्रशासन में किया गया था। और प्रशासन देखो, केंद्र में क्या होता था, जो हेड तो होते थे ना, सुल्तान होते थे, और सुल्तान की सहायता के लिए कई विभाग बनाए गए थे, ठीक है ना। और प्रशासन को आगे का बंटवारा जो है कैसे होता था, प्रांतों, ठीक है ना, प्रांतों के जिलों में, ठीक है, उसके बाद परगना और ग्रामीण, ठीक है ना, प्रांत, जिला, ठीक है ना, प्रांत से फिर जिला बना, फिर उसके बाद परगना बना, फिर उसके बाद ग्राम, ठीक है ना, ऐसा मतलब केंद्रीकृत प्रशासन था, वही सुल्तान हेड था और उसके विभाग, ठीक है। विभाग को नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके इस समय ना जो विभाग थे वो पूछे जाते हैं। देखिए, दीवान विचारत है, ठीक है, दीवान विचारत, ये वजीर प्रशासन, ठीक है ना, था दीवान विचारत, वजीर, दीवान इंसा ये था पत्रचार, ठीक है ना, पत्रचार विभाग था। दीवान इंसा क्या था, पत्रचार विभाग। सब्र उस सुदूर ये था, सब्र उस सुदूर ये न्याय व्यवस्था था, ठीक है ना। और दीवान आरिज ये सैन्य व्यवस्था, ठीक है, दीवान आरिज सैन्य व्यवस्था, ठीक है। ये देखिए विभाग कहते हैं, दीवान विशारद, दीवान इंसा, सब्र उस सुदूर और दीवान आरिज, ठीक है ना। जो दीवान विशारद थे वजीर प्रशासन थे, दीवान इंसा थे वो पत्राचार विभाग था, ठीक है ना, पत्राचार विभाग था, और दीवान सुदूर न्याय व्यवस्था थी, न्याय, और दीवान आरिज था सैन्य, ठीक है ना। प्रांत जो था एकता व्यवस्था, ठीक है, प्रांत जो कैसा था, यहाँ एकता व्यवस्था चालू था, ठीक है ना। ये और जिला जो है, जिला के बारे में देखते हैं, तो जिला केंद्रीकृत प्रशासन किसमें बटा गया था, प्रांत में, ठीक है ना, एकता व्यवस्था। फिर उसको जिला को सिख कहा जाता था, ठीक है ना, इसको जिला प्रमुख को सिकदार, ठीक है ना, जिला को क्या जाता था, सिख, और उसके प्रमुख को सिकदार। फिर उसको परगना में बांटा गया था, जहाँ अमील और मुंसिफ, तो अमील और मुंसिफ, अमील प्रशासन और मुंसिफ जो थे राजस्व पर वसूली करते थे, ठीक है ना, दो। अमील जो था वो प्रशासन देखता था, और वो मुंसिफ जो थे राजस्व वसूली को देखते थे, ठीक है। परगना में 2 थे, अमीर और मुंसिफ। फिर आते हैं ग्रामीण प्रशासन, उसमें पटवारी और चौधरी, पटवारी और चौधरी। पटवारी क्या था, रिकॉर्ड रखता था, चौधरी राजस्व वसूली। पटवारी रिकॉर्ड रखता था और चौधरी क्या था, राजस्व वसूली, ठीक है। ग्रामीण प्रशासन ये देखने को मिलता है। देखिए, जो राजनीतिक प्रशासन है उनको ये देखने को मिलता है, देखिए समझ में आए। तो आपको जो दिल्ली सल्तनत की जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, केंद्रीकृत थी, केंद्रीकृत, निरंकुश एवं राजतंत्रात्मक थी, ठीक है ना। और प्रशासन का स्तर पर सुल्तान होते थे, ठीक है ना, सर्वोच्च स्तर। उसके सहायता के लिए विभाग होते थे,
और विभागों का जो बंटवारा होता था, जिलों, परगना और ग्रामीण, ऐसे में उनको बंटवारा किया गया था। सबसे बड़ी बात है यहाँ जो उनकी प्रशासन व्यवस्था थी, उनका नाम याद रखना ज़रूरी है। दीवाने विचारा, दीवाने इंसाफ, सब्र उच्च सुदूर, ठीक है ना। दीवाने आरिस, ठीक है ना। ये केंद्रीकृत प्रशासन को प्रांत में बांटा गया था, ठीक है ना। एकता व्यवस्था थी जहाँ, फिर जिला को बांटा गया जिसको सिकदार वहाँ का प्रमुख अधिकारी होते थे। फिर परगना को मुंसिफ या अमील में प्रशासन और राजस्व वसूली, ठीक है ना। मुंसिफ जो था राजस्व वसूली और अमील जो था प्रशासन देखता। ग्रामीण प्रशासन यहाँ देखता पटवारी और चौधरी। पटवारी जो था रिकॉर्ड रखता था और चौधरी राजस्व वसूली करता था, ठीक है ना। दो दो यहाँ थे ग्रामीण प्रशासन, ठीक है। राजस्व प्रशासन में क्या था, दिल्ली सल्तनत की जो आय का मुख्य स्रोत क्या था, वही भू राजस्व था, ठीक है ना। मुख्य स्रोत क्या था आय का, भू राजस्व। शासकों की कर नीति उनकी ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं के आधार पर बदलती रहती थी। वो जैसे जैसे शासक हैं अपनी ज़रूरत और आवश्यकताओं के अनुसार करों की क्या करते रहे, बदलते रहे। ऐसा नहीं था कि सारे समय फिक्स करते हैं, ठीक है ना। सल्तनत काल में कुछ महत्वपूर्ण कर निम्न थे, जैसे उस, ठीक है ना। उसर कर जो भू राजस्व कर था, जो मुसलमानों से लिया जाता था। उसर कौन सा कर था, भू राजस्व कर था, जो किसी लिया जाता था, मुसलमानों से, याद रखिएगा। किससे लिया जाता था, मुसलमानों से, और भू राजस्व होता था। अगला है खराज। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व होता है। खैराज तो क्या, वो गैर मुसलमानों से, ठीक है ना। ये लिया जाने वाला क्या था, भू राजस्व होता। और खुम्स क्या था, ये उर्दू में लुटा हुआ जो होता था ना वो माल, उसको कहते थे। और जक़ात और जजिया हमने पीछे देखा, ठीक है। ये जो हिंदू धर्म पर लगता था, ये ना जजिया गैर मुसलमानों पर उनको लिए लगता था, ठीक है। ये वो सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए वो मुसलमानों पर लगता था। खराज जो है वो गैर मुसलमानों पर लगता था। वो भू राजस्व दोनों का कौन सी युद्ध में लूटा हुआ है, फिर जक़ात और जजिया, ये 5 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये अब आते हैं सल्तनत काल का भू राजस्व का निर्धारण कैसे होता था। तो भू राजस्व निर्धारण के 3 मुख्य 3 पद्धतियाँ होती थी, ठीक है ना। 3 पद्धतियाँ होती थी। कौन कौन सा, उसको याद रखना। बटाई, खेत का राजस्व का बंटवारा, ठीक है ना। खेत के राजस्व का बंटवारा। बटाई, खेत बटाई, ठीक है ना। लंका बटाई और राम बटाई। खेत बटाई, लंका बटाई और राम बटाई। रबड़ी फसल का बंटवारा, ठीक है ना। खड़ी फसल का बंटवारा, तो बिना भूसा साफ किए अनाज का बंटवारा। लंका बटाई में बिना भूसा साफ किए अनाज का बंटवारा। और जो राम बटाई है फ्रेश अनाज का बंटवारा। देखिए ये बटाई है ना, 3 तरह के वहाँ उसको देखने को मिलता है। अभी हमने क्या देखा कि भू राजस्व मुख्यतः 3 पद्धतियाँ होती थी। जो भू राजस्व होता था उसको 3 पद्धतियाँ होती थी। पहला जो है देखिए बटाई। बटाई में भी जो खेतों का राजस्व का बंटवारा होता था 3 तरह, खेत बटाई, लंका बटाई और राम बटाई। खेत बटाई में खड़ी फसल का बंटवारा, ठीक है ना। जो खेत में लगी है ना उसको बंटवारा, जो फसल लगी हुई उसी से बंटवारा हो जाता था, ठीक है। लंका बटाई में बिना भूसा साफ किए अनाज का बंटवारा, ठीक है ना। जैसे सब कुछ हो गया है फिर उसमें उसको सही से अलग अलग नहीं किया गया है, मतलब खेत से कट के आने के बाद जो होता है ना उसके बाद, तो वो लंका बटाई। फिर उसके बाद राम बटाई, जो फ्रेश अनाज, मतलब सब कुछ हो गया अब खाली सिर्फ अनाज है, तो उसका बंटवारा होता था, ठीक है। खेत बटाई, लंका बटाई और रास बटाई है ना, राम बटाई है। इसको आप याद रखें। चलिए आगे हैं कानकुत। कानकुत जो है क्या, अंदाज़ा लगाकर बांटना। किसका, कानकुत क्या है, अंदाज़ा लगाकर बांटना, ठीक है। दूसरा है मसाहत, माप जोख द्वारा निर्धारण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वर्णन, ठीक है ना। माप जोख द्वारा कर का निर्धारण, ठीक है ना। मसाहत, ठीक है ना। मुक्ताई, कानकुत का था मसाहत का मिश्रण। और एक जो मुक्ताई था, कानकुत तथा मसाहत क्या था, मिश्रण था। ये आपको देखिए 3 तरह का, और एक चौथा भी देखने को मिलता है। पहले बटाई, फिर कानकुत और मसाहत, ठीक है ना। कानकुत को अंदाजा लगाकर बांटना होता था। मसाहत जो माप जोख द्वारा था ना उसको उसके द्वारा मापते थे, ठीक है। मुक्ताई कानकुत तथा मसाहत के दोनों क्या था, मिश्रण था। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण भू राजस्व नीतियाँ, भूमियाँ, ठीक है ना। महत्वपूर्ण भू राजस्व भूमियाँ क्या है देखने को मिलती है, इक्ता और खालसा भूमि, ठीक है ना। इक्ता या अक्ता कहा जाता है और खालसा सुल्तान की निजी भूमि थी, ठीक है। खालसा भूमि क्या थी, सुल्तान की निजी भूमि थी। यहाँ सुल्तान के अधिकारी खेती करवाते थे, उसके आय सीधे सुल्तान को जाता था। उसकी आय सीधे किसको जाता था, सुल्तान को जाता था। सीता भूमि, ठीक है। मौर्य काल में इसको सीता भूमि कहा जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण राजस्व भूमियाँ थी, एक था इक्ता, ठीक है ना, वो सुल्तान था उसको देखता था। और खालसा भूमि थी, सुल्तान की निजी भूमि थी, ठीक है ना। यहाँ सुल्तान के अधिकारी खेती करवाते थे और इसकी आय सीधे किसी सुल्तान को जाती थी, ठीक। खालसा भूमि क्या होती थी, खालसा भूमि वैसी भूमि होती थी जो कहीं की अपनी शासक की, सुल्तान की ही भूमि होती थी वो, ठीक है ना। और वहाँ पर उनके अधिकारियों द्वारा खेती करवाते थे और सारा का सारा आय वहाँ किसका होता था, सुल्तान का होता था, ठीक है ना। वो ये ठीक है, यहाँ पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। आगे हम लोग देखते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में देखते थे हिंदू प्रजा और दो तरह के लोग थे, हिंदू प्रजा और मुस्लिम लोग थे। तो यहाँ पर जो कानून होते थे जो फौजदारी क्रिमिनल लॉ है, देखिए हिंदू प्रथा का प्रभाव रहता था, क्योंकि हिंदू प्रथा पर किसका, हिंदू प्रथा पर, मुस्लिम पर दोनों पर एक जैसा कानून देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये फौजदारी कानून, इसको हम लोग देखते हैं आगे। दोनों में दीवानी कानून अलग अलग थे, फौजदारी कानून एक जैसे थे, ठीक है। दोनों का पर एक जैसा था फौजदारी कानून मुस्लिम और हिंदू पर, लेकिन दोनों में जो दीवानी कानून थे वो अलग अलग थे।
ठीक है। वो कहते हैं हिंदू प्रजा पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृति आदि के आधार पर हिंदू विधि विशेषक फैसला लेते थे। पुराण, धर्मशास्त्र, ठीक है ना, और स्मृति आदि के आधार पर क्या होते हैं, उस पर फैसला लेते हैं। लेकिन मुस्लिम में काजी, मौलवी, मुफ्ती, ठीक है ना, इस्लामिक विधि के आधार पर फैसला, उसमें इस्लामिक विधि के आधार पर, और इसमें जो था हिंदू विधि के आधार पर ऐसा फैसला लिया जाता था, दोनों अलग अलग। अब आते हैं इस्लाम में विधि के स्रोत। देखिए इस्लाम में जो विधि के स्रोत हैं वो सरिया है, ठीक है ना, कुरान के आधार पर फैसला, ठीक है ना, किसके आधार, सरिया जो होता है उसको किसके आधार पर, कुरान के आधार पर फैसला किया जाता है। फिर एक दूसरा होता है हदीस, मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपरा के आधार पर, हदीस जो था मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपरा के आधार पर। और तीसरा इज्मा, मुस्लिम समुदाय के सहमति के आधार पर, इज्मा था मुस्लिम समुदाय के सहमति के आधार पर। और चौथा था कियास, सादृश्यता, मिली जुली बातों के आधार पर, ठीक है, सादृश्यता मतलब कि मिली जुली बातों के आधार पर ऐसा तर्क करके उसको बनाए। मुस्लिम विधि में जो विधि के स्रोत थे वो सरिया, हदीस, ठीक है, सरिया, हदीस, इज्मा और कियास, इसको याद रखना है, सरिया हदीस इज्मा और कियास, ठीक है ना, सरिया, हदीस, इज्मा और कियास, ठीक है ना, इसको याद। सरिया कुरान के आधार पर, हदीस मोहम्मद साहब के से जुड़ी बातों परंपरा के आधार पर, और इज्मा जो है मुस्लिम समुदाय की सहमति के आधार पर, और कियास सादृश्यता के आधार पर, ठीक है। सल्तनत काल में तकनीक परिवर्तन, ठीक है ना, सल्तनत काल में क्या है, तकनीक परिवर्तन। सल्तनत काल में तुर्कों ने अनेक नवीन तकनीकों को भारत में प्रवेश करा, ठीक है ना, सल्तनत काल में अनेक तुर्कों ने अनेक नवीन तकनीकों का भारत में प्रवेश करा। परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन हुआ, अनेक सामाजिक तथा क्या हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ। सल्तनत काल में तकनीक परिवर्तन देखने को मिला, सल्तनत काल में जो है ना तुर्कों ने अनेक नवीन तकनीकों का भारत में क्या कराया, प्रवेश कराया, ठीक है ना, अनेक तकनीकों का क्या किया, भारत में प्रवेश कराया। इसमें अनेक सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ अनेक सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। गियर युक्त अर्घट, घटी यंत्र, नौरिया, कई सारे तकनीक, इससे विशेषतः गेहूं की फसल का उत्पादन प्रेरित। गियर युक्त अर्घट या घटी यंत्र, देखिए गियर युक्त अर्घट या घटी यंत्र का विकास किया गया, ठीक है ना, गियर युक्त जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। चरखा, पूर्व में तकली पर सूत काटा जाता, पहले किस पर काटा जाता, तकली पर, अब जो है चरखा आ गया, अब क्या आ गया, चरखा आ गया। पहले तकली पर काटा जाता था, अब क्या आ गया, चरखा। तकली एक, अगर तकली से एक एक करता है तो चरखे से क्या होता है, तीन, ठीक है ना, सूत काटने की तरफ क्या हुई, बढ़ गई, जिससे वस्त्र उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। आगे 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 हुआ रेशम पालन पर, ये हुआ, ठीक है ना, रेशम पालन। फिर कागज, प्रशासनिक सुगमता, कागज का विकास हुआ तो यहाँ प्रशासनिक सुगमता गई, शिक्षा का प्रसार हुआ और कला का विकास हुआ, ठीक है, यहाँ देखने को मिलता प्रशासनिक सुगमता गई, कला का विकास हुआ, ठीक है ना, और शिक्षा का प्रसार हुआ। ये एंशियंट इंडिया में ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखते थे हम लोग, ताड़पत्र और भोजपत्र पर, ठीक है ना। फिर आया कंपास, समुद्र में व्यापार में वृद्धि हुई, कंपास आया तो क्या हुआ, समुद्र के व्यापार में वृद्धि। और कालीन उद्योग, ठीक है ना, कालीन उद्योग आया, ठीक है ना। और सतवा आया भवन स्थापत्य में नवीन तकनीक, सुर्खी, चन्ना, गुंबद, मेहराब आदि। और भवन जो स्थापत्य में क्या है, नए तकनीक है, सुर्खी, चन्ना, गुंबद आया, गुंबद, मेहराब आदि देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, किस चीज़ों पर प्रभाव होता है, तकनीकी पर है। ये देखिए क्या है, गियर युक्त अर्घट देखने को मिलता है, ठीक है ना, चरखा इस काल में आ गया, ठीक है, रेशम पालन होने लगे, कागज आया, ठीक है ना, कंपास आया, कालीन उद्योग आया, और भवन स्थापत्य यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये अब आते हैं सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है ना। तुर्कों द्वारा प्रस्तुत नवीन तकनीकी क्या थी, ठीक है ना, इनके द्वारा कौन कौन से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, ये एक तरह क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप देखेंगे तुर्कों द्वारा प्रस्तुत नवीन तकनीकें क्या थी, इनके द्वारा कौन कौन से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, एक क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है ना। अब आते हैं सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसमें सल्तनत की स्थापना के कारण सामंतवाद का पतन हुआ तथा राजनीतिक एकीकरण स्थापित हुई। सामंतवाद का क्या हुआ, पतन हुआ, और राजनीतिक क्या हुआ, एकीकरण स्थापित हुई। राजनीतिक स्थायित्व के कारण आर्थिक विकास को बल मिला। शासकों को द्वारा नवीन सिक्कों का प्रचलन तथा व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के कारण आर्थिक विकास हुआ, ठीक है ना। प्रचलन तथा व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के कारण क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ, इसको याद रखना है, ठीक है ना। सामंतवाद का क्या हुआ, पतन हुआ, याद रखना। यहाँ सामंतवाद का पतन हुआ, राजनीतिक एकीकरण स्थापित हुआ, और जो राजनीतिक स्थायित्व के आधार पर यहाँ आर्थिक विकास को बल मिला। शासकों द्वारा नवीन सिक्कों का प्रचलन और व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के कारण भी आर्थिक विकास हुआ, ठीक है ना। ये अपने सिक्के जारी किए गए, मुद्रित सिक्के जारी किए, ठीक है ना। ये और अपने नए नए पद जारी किए और कई सारी योजनाएं लागू की, जिसके आधार पर ये देखा गया, ठीक है। पहले देखते हैं व्यापार वाणिज्य। सल्तनत काल में देश के आंतरिक भागों में व्यापार वाणिज्य की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। ढाका मलमल का उत्पादक केंद्र था, ठीक है ना। बयाना जो राजस्थान है तथा सरखेज गुजरात दोनों नील का उत्पादक केंद्र थे। बयाना और सरखेज, ठीक है ना, नील का उत्पादन केंद्र थे। मुल्तान वस्त्र उत्पादक केंद्र था तथा अनेक प्रसिद्ध उत्पादक केंद्र थे।
समग्र भागों को जोड़ने वाले मार्ग सक्रिय थे, इससे व्यापार वाणिज्य का काफ़ी विकास हुआ। देखिए कौन कौन से, ढाका था और बयाना और सरखेज, ढाका, बयाना, सरखेज और मुल्तान, ठीक है ना। ढाका, बयाना, सरखेज, इसके अलावा और सारे उत्पादक केंद्र थे और इनसे जोड़ने वाले कई सारे मार्ग बनाए गए थे, ठीक है ना, और जिससे व्यापार वाणिज्य को और भी ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है ना, इसको याद रखना। ढाका किसका था, केंद्र था, मलमल का। बयाना और सरखेज किसका केंद्र थे, दोनों नील उत्पादन का, और मुल्तान था वस्त्र उत्पादन का। आगे विदेशी व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन आदि देशों से होता था, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन आदि देशों से होता था, ठीक है ना। इसको आप देखेंगे, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन आदि देशों से यहाँ होता था आयात निर्यात, ठीक है ना। आयात क्या होता था, घोड़ा, मदिरा, दास दासी, सोना चांदी, अंगूर जैसे फल, कच्चा रेशम, चीनी मिट्टी का वजन। निर्यात क्या होता था, और सूती, रेशम और तांबे, लोहे की बनी वस्तुएं, चीनी, मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, पान सुपारी आदि, ठीक है ना, ये इसको याद रखना। सूती, रेशम और तांबे, लोहे की बनी वस्तुएं, चीनी, मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, पान सुपारी। आता क्या था, घोड़ा, मदिरा, दास दासी, सोना चांदी, ये सब सारी चीज़ें आते थे। आगे हम लोग देखते हैं नगरीकरण। और जो नगरीकरण, सल्तनत की स्थापना के बाद से अनेक नए नगरों का स्थापना हुई तथा पुराने के आकार में वृद्धि हुई, ठीक है ना। इसमें दिल्ली, कड़ा, लखनऊ, बयाना, सरखेज, सुल्तान, लाहौर, जैसलमेर आदि मुख्य थे। इस घटना को इतिहास में तृतीय नगरीकरण कहा जाता था, ठीक है ना। मोहम्मद हबीब इरफान, हबीब द्वारा प्रस्तुत पड़ता विचार, ठीक है ना, मोहम्मद हबीब इरफान, ठीक है ना। देखिए नगरीकरण इस काल में ना जो सल्तनत की स्थापना के बाद अनेक नए नगरों का उदय हुआ, ठीक है ना, और पुराने के आकार में वृद्धि हुई। जो पुराने नगर थे वो भी और उनका विस्तार हुआ। इसमें कुछ जो नए नगर थे, दिल्ली थे, कड़ा थे, लखनऊ थे, बयाना थे, सरखेज, मुल्तान, लाहौर, अजमेर, ठीक है ना। लखनऊ, बयाना, लाहौर, अजमेर आदि मुख्य क्या थे, मुख्य थे, ठीक है ना। और इसको तृतीय नगरीकरण कहा जाता है। इसको किन्होंने कहा है, तो मोहम्मद हबीब इरफान द्वारा, ठीक है ना, ऐसा कहा गया। प्रथम विचार दिया गया नगरीकरण और नगरीय केंद्रों पर उद्भव के कारण, ठीक है ना। ये नगरीकरण या नगरीय केंद्रों पर उद्भव के कारण क्या थे, कुछ उनको देखिए। तृतीय नगरीकरण उद्भव के अनेक कारण थे जो निम्न है, कई कारण थे लेकिन इनमें देखते हैं। पहला है राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक था प्रशासनिकरण, ठीक है। दूसरा है तकनीकी एवं आर्थिकरण, तकनीकी एवं आर्थिकरण। अगला है धार्मिक एवं सांस्कृतिकरण, ठीक है, धार्मिक एवं सांस्कृतिकरण हो गया। राजनीतिक एवं प्रशासनिकरण, ठीक है। दूसरा है तकनीकी एवं आर्थिकरण, ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिकरण, धार्मिक सांस्कृतिकरण, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, पहला जो है राजनीतिक, जो है राजनीतिक और प्रशासनिकरण, तकनीकी एवं आर्थिकरण, धार्मिक और सांस्कृतिक। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्थापत्य कला को देखते हैं, ठीक है ना। तो जो है अनेक परिवर्तनों के भांति सल्तनत काल में भवन स्थापत्य में भी परिवर्तन हुआ। तुर्कों ने जुड़ाई के लिए सुर्खी एवं चूने का प्रयोग, जुड़ाई के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया, सुर्खी एवं चूने का, ये याद रखना है। सुर्खी और चूने का प्रयोग को बढ़ावा दिया, ठीक है। छत ढालने के लिए गुंबद एवं मेहराब का प्रयोग किया। छत ढालने वाला कैसा आकार में ढाला गया, गुंबद एवं मेहराब का प्रयोग किया। पर प्राचीन हिंदू स्थापत्य के तहत सहती एवं बीम आधारित छत ढाली जाती थी। पहले कैसे ढाले जाते थे, सहती और बीम आधारित छत ढाले जाते थे, ठीक है ना। तुर्कों ने प्राचीन हिंदू प्रणाली के साथ नवीन प्रणाली गुंबद एवं मेहराब, ठीक है ना, आधारित छत एक साथ जोड़ दी, गुंबद एवं मेहराब आधारित एक साथ जोड़ दी, ठीक है ना। ये इससे इससे एक मिनट, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो तुर्कों ने चुड़ाई के लिए सुर्खी एवं चूने का प्रयोग किया था और छत डालने के लिए गुंबद एवं मेहराब का, ठीक है ना, इसको याद। और प्राचीन हिंदू में जो था ना वो सतीर एवं बीम आधारित छत ही बनाए जाते थे। तुर्कों ने प्राचीन हिंदू प्रणाली के साथ नवीन प्रणाली गुंबद एवं मेहराब को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। उसमें इससे एक समन्वित शैली का विकास हुआ जिसे सल्तनतकालीन स्थापत्य या इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली कहा जाता है। सल्तनतकालीन स्थापत्य या इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहा जाता है, ठीक है ना। पहले देखिए हम लोग को हिंदू को जो प्राचीन टाइम में था वो बनाने क्या था, हम लोग फ्लैट बनाते थे, ठीक है ना, मतलब कि सपाट जैसा छत होता था, ठीक है ना। इन्होंने गुंबद नुमा और मेहराब नुमा बनाया, ठीक है। और हम लोग जो इस समय सुर्खी एवं चूने का जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने लगे। तो इन सारी चीज़ों को प्रयोग इनके कारण में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। तुर्कों ने भारत में स्थापत्य कला के तहत नवीन रूपों जैसे मेहराब, गुंबद, मीनार, कलात्मक नक्काशी, झालीकार आदि कार्य किए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बनाया, गुंबद बनाया, गुंबद, मेहराब, मीनार, ठीक है ना, गुंबद, मीनार, ठीक है ना, कलात्मक नक्काशी और झालीकार आदि को प्रस्तुत किया, ठीक है ना। ये ऐसे देखने को मिलता है। अब आते हैं सल्तनतकालीन इमारतों की सूची। सल्तनतकालीन क्या है, इमारतों की सूची। पहला कुतुबुद्दीन शासक के समय में क्या है, कौन कौन से भवन बनाया, तो कुतुब मीनार इन्होंने बनाया, ठीक है। 17.4 मीटर लंबा है, 2.5-3 का चौपड़ा, ठीक है, इसको याद रखना। पूरे में यह बौद्ध मठ था,
2.5 दिन का झगड़ा पूरा पूर्व में क्या था, बौद्ध मठ था। फिर कुवत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली, दिल्ली के कुतुब मीनार के बगल में है। यह पूर्व में जैन मंदिर था। पूर्व में क्या था, जैन मंदिर था। इन्होंने यही एक गलत किया कि सभी यहाँ जो बौद्ध मठ थे, जैन मंदिर थे, हिंदू धर्म था, उनकी सभा पर इन्होंने अलग अलग चीज़ बनाई, तो जिसका एक इम्पैक्ट गया कि ये कई सारे तो हिंदू विरोधी थे, ठीक है। कुतुब मीनार, ठीक है ना, इसका 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। पूर्व में यहाँ बौद्ध मठ था, ठीक है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद किया गया दिल्ली कुतुब मीनार के बगल में, ठीक है ना। यह पूर्व में जैन मंदिर थे, ठीक है ना। इसके बाद इल्तुतमिश जो था, नासिरुद्दीन का मकबरा किसका बनाया, नासिरुद्दीन का मकबरा, हौज शमसी, हौज शमसी, ठीक है। नासिरुद्दीन का मकबरा बनाया, हौज ए शमसी बनाया। इसने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया, ठीक है। आगे फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने से कुतुब मीनार की चौथी मंजिल कमजोर हो गई, फलतः फिरोज शाह ने दो भाग बना दिया, ठीक है ना। कुतुब मीनार चूंकि वो चालू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उनके समय नहीं हो पाया, तो उन्होंने इल्तुतमिश ने उनको पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने से क्या हुआ था, वो चौथा मंजिल उसकी खराब हो गई थी, तो फिर उन्होंने उसको रिपेयर कर और 2 मंजिल बना दी, ठीक है। चौथी और पाँचवीं, ठीक है ना। तो अब कितने हो गए टोटल, 5 मंजिल हो गए, ठीक है ना। ये हौज मीन्स तालाब होता है, ठीक है। इसने नासिरुद्दीन का मकबरा बनाया, हौज शमसी बनाया, ठीक है। ये आगे है बलवन का जो है, बलवन जो है, बलवन अपना जो क्या बनाता है, बलवन का मकबरा, ठीक है। जो बलवन होता है वो क्या बनाता है, बलवन का मकबरा। यह प्रथम वास्तविक मेहराब का निर्माण इसमें हो। प्रथम जो वास्तविक बढ़िया से मेहराब जो बनाया ना, इसी के समय बनाया, ठीक है ना, बलवन के टाइम में। इसको याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा बनाता है, कुतुब मीनार के पास जाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। प्रवेश द्वार था, प्रयोग होता है प्रवेश द्वार, ठीक है ना। कुतुब मीनार जाने के लिए अलाई दरवाज़ा बनाया। इसमें पहली बार, ठीक है ना, वैज्ञानिक गुंबद का प्रयोग हुआ। इसके समय में क्या हुआ, पहली बार वैज्ञानिक गुंबद का प्रयोग हुआ। यह संगमरमर का तथा लाल पत्थर, ठीक है, संगमरमर तथा लाल पत्थर का क्या होते थे, ये बने होते थे, ठीक है ना। इसको याद रखना है, संगमरमर एवं लाल पत्थर का ये बने होते थे। अब जो होता है, हम लोग देखते हैं जो श्रीनगर जो था ना, श्रीनगर जो दिल्ली के पास है, उसकी स्थापना की, हौज खास की स्थापना की, ठीक है ना, हौज खास का। तो अलाई दरवाज़ा बनाया श्रीनगर, फिर हौज खास, ठीक है ना, अलाई दरवाज़ा और श्रीनगर, हौज खास, ठीक है ना। संगमरमर तथा लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग कर से ये गुंबद बनाए जाते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनाया, गयासुद्दीन का मकबरा। मोहम्मद बिन तुगलक क्या बनाया, जहांपनाह, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक क्या बनाया, जहांपनाह नगर, ठीक है ना। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, जहांपनाह नगर और शेख निज़ाम। और फिर 12 खंबा भवन दिल्ली, ठीक है ना, 12 खंबा भवन का दिल्ली, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। फिर आगे फिरोज शाह तुगलक ने खान ए जहाँ तेलंगानी का मकबरा दिल्ली, ये अष्टभुजीय मकबरा है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाया, खान ए जहाँ तेलंगानी, खान ए जहाँ तेलंगानी का मकबरा, ये क्या है, अष्टभुजीय मकबरा है। फिर है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी क्या करते हैं, बहलोल लोधी का मकबरा बनाते हैं, ठीक है ना। छोटे एवं बड़े खां की समाधि, ठीक है ना, छोटे खां एवं बड़े खां की समाधि सभी दिल्ली में है, ठीक है। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का मकबरा बनाता है, ठीक है। यह अभी अष्टभुजीय मकबरा, ये भी क्या है, अष्टभुजीय मकबरा, इसको याद रखिए। इब्राहिम लोधी जो बनाता है वो सिकंदर लोधी अष्टभुजीय है, ठीक है ना, ये इसको याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं, लोधियों का काल मकबरों के काल के रूप में जाना जाता है, जो, ठीक है ना, जो लोधियों का काल है वो किस काल में जाता है, मकबरों के काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय काफ़ी संख्या में मकबरे बनवाए गए थे। ये पंचभुजीय, अमीरों को अष्टभुजीय, शासकों को। लोधियों के काल में पहली बार दोहरे गुंबद, ठीक है ना, दोहरे गुंबद के ऊपर गुंबद का निर्माण किया गया, विशेषतः सिकंदर लोधी के काल में, ठीक है ना। दोहरे गुंबद का उत्कृष्ट विकास मुगलों के समय हुआ, ठीक है ना। देखिए जो इनका कारण है, उसको मकबरों का काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। मकबरों के काल के, यहाँ की इस काल में जो है ना मकबरे बहुत ज़्यादा बने, ठीक है ना। तो जो पंचभुजीय मकबरे होते थे वो अमीरों के बनते थे, ठीक है। और अष्टभुजीय जो होते थे वो शासकों के लिए बनते थे, ठीक है ये। और पहली बार यहाँ दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। और किसी काल में, सिकंदर लोधी काल में, लेकिन मुगल काल में यह ज़्यादा उत्कृष्ट तरीके से बना, ठीक है। अमीर खुसरो हम संगीत के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। अमीर खुसरो ने संगीत का एवं वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। ये एक कवि, सूफी संत, इतिहासकार सभी थे। उनकी बुद्धि महत्वपूर्ण, उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, ठीक। अमीर खुसरो ने तबला तथा सितार का आविष्कार किया, ठीक है। पहली बात देखिए, आमिर खान ने वो किस क्षेत्र में, संगीत एवं वादन के क्षेत्र में, ठीक है, संगीत एवं वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे कवि भी थे, सूफी संत भी थे, ठीक है ना, और इतिहासकार सभी थे। कवि, सूफी संत, ठीक है ना, इतिहासकार सभी थे, यही याद रखिए। अमीर खुसरो ने तबला तथा सितार का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, तबला तथा सितार का, यही याद रखना। चलो, उन्होंने कव्वाली, गजल, तराना आदि को भारत में लोकप्रिय बनाया। इसको कव्वाली को, ठीक है ना, गजल को, तराना को क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया भारत में।
खुसरो ने हिंदी एवं उर्दू भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कभी हिंदी पर काफ़ी जोर देते थे वे, हिंदी पर क्या देते थे, काफ़ी जोर देते थे। यही कारण है कि उन्होंने हिंद का तोता कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, अमीर खुसरो को हिंद का तोता। उन्होंने की क्योंकि हिंदी पर अधिक जोर देते थे, ठीक है ना, और हिंदी और उर्दू भाषा के विकास पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। देखिए अमीर खुसरो ने क्या किया है कि वे तबला तथा सितार का आविष्कार किया, ठीक है, कव्वाली, गज़ल और तराना को क्या लाया, भारत में लोकप्रिय बनाया है, ठीक है ना ये। और उसके बाद है ना, और महत्वपूर्ण योगदान क्या दिया उन्होंने, हिंदी पर जोर देते थे, इसी कारण उन्होंने हिंद का तोता कहा जाता था। आगे आते सल्तनतकालीन समाज। सल्तनतकालीन समाज दो तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मिश्रित सल्तनतकालीन समाज जो मिश्रित समाज था, हिंदू और परंपरागत और मुस्लिम जो थे, मुस्लिम अपने परंपरागत तरीके से, ठीक है ना, हिंदू और मुस्लिम दो मिलते हैं, ठीक है ना। और हिंदू जो उनकी जो परंपरागत अनुसार था उसी अनुसार वो चलते थे। देखिए हिंदू में क्या बुराइयाँ थी, हिंदू में अनेक बुराइयाँ थी। सती प्रथा था, बाल विवाह था, दास प्रथा था, विधवाओं का दयनीय स्थिति थी, ठीक है। सती प्रथा था, बाल विवाह था, दास प्रथा था, विधवाओं की दयनीय स्थिति। और मुस्लिम में भी क्या था, दास प्रथा था, पर्दा प्रथा था, ऊंच नीच था। मुस्लिम में भी क्या थी, दास प्रथा, पर्दा प्रथा, ऊंच नीच था। अशराफ अशराफ ये ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाले विदेशी लोग होते थे। अशराफ जो होते थे क्या होता था, ऊंचे ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाले लोग होते थे, ठीक है ना। और अजलाफ क्या होते थे, ये साधारण तथा निम्न भारतीय मुसलमान होते थे। ये अजलाफ जो होते थे साधारण तथा निम्न भारतीय मुसलमान होते थे, इसको याद रखना। अजलाफ तथा अशराफ, अशराफ जो होते थे वो ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाले विदेशी लोग होते थे। और अजलाफ क्या होते थे, ये साधारण लोग होते थे, ठीक है ना। ये कौन लोग होते थे, साधारण मुसलमान थे। और निम्न भारतीय मुसलमान होते थे ये, ठीक है। अब आते हैं शिक्षा प्रणाली। हिंदुओं हिंदुओं द्वारा टोल एवं पाठशालाओं में, ठीक है ना, टोल एवं पाठशालाओं में जैनियों द्वारा मठों एवं मुसलमानों जैनियों द्वारा मठों में और मुसलमानों द्वारा मकतबों तथा मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। शिक्षा प्रणाली कैसी थी, हिंदुओं द्वारा टोल एवं पाठशालाओं में, इसको याद रखिए। इस समय किसमें, टोल एवं पाठशालाओं में, और जैनियों द्वारा मठों में, ठीक है ना, और मुस्लिमों द्वारा मकतब एवं मदरसों में, किसमें, मकतब एवं मदरसों में शिक्षा दी जाती है। ये इस काल में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा जो था दिल्ली सल्तनत का। टाइम तो लगा है, लॉन्ग वीडियो बना है, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे कंसेप्ट एक एक चीज़ क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ इसमें दिए गए थे और बताया गया था, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर दोस्त कैसे लगा, और अगर अच्छा लगेगा तो इसको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और आपकी तैयारी को चूँकि एक बेहतरीन नोट्स के फॉर्म में है, तो आपको तैयारी को भी एक अच्छा सुदृढ़ स्थिति प्रदान कर सकता है ये। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो सपोर्ट तो करना ही है, और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।